नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र अमूले। आज हम एमपीपीएससी 2020 मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 पर एक विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से आयोग ने यहाँ पर पेपर दिया और जो भी एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मेंस दिया है और जो इस समय मेंस दे रहे हैं पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट पिछली बार प्रीलिम्स निकालने से कहीं ना कहीं चूक गए तो उनके लिए भी एक ये कहीं ना कहीं मॉडल पेपर आपको स्ट्रैटेजिक तरीके से एक गाइडलाइन देगा कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। जो 19 जून का प्रीलिम्स होगा जिसका मेंस नवंबर 2022 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीएस पेपर 3 पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और पेपर ओवरऑल जो है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए था और जो भी बच्चा पढ़ के गया निश्चित तौर पर पेपर अच्छा करके आया है। सारे के सारे क्वेश्चंस तो खैर पढ़े हुए टॉपिक से नहीं आते, फिर भी लगभग 60 to 75% क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट थे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बेसिक्स प्लस कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ अप्लाइड अप्रोच को लेकर के पूछे गए थे। सपोज एग्जांपल, जो यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के सारे टॉपिक्स थे, एक तो वो ईमानदारी के साथ बिल्कुल टॉपिक को ध्यान में रखकर कवर किए गए, है ना। आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर तो आपको खुद ही समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ये 3 मार्कर में कि 200 N का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक स्लेज को खींचता है और 40 N के एक घर्षण बल को काबू करता है। स्लेज का त्वरण क्या होगा? ए फोर्स ऑफ 200 N पुल्स ए स्लीज ऑफ मास 50 kg एंड ओवरकम्स ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 40 N। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज? है ना। त्वरण टॉपिक आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये यूनिट 1 जो आपके सिलेबस में है वहाँ से ये क्वेश्चन कवर किया गया है फिजिक्स के अंतर्गत, है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, है ना। और इसके अलावा जो मैथ्स वाला पोर्शन है, इसके अलावा जो एडवांस ज्योग्राफी है, एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, आयुष डिपार्टमेंट से संबंधित, ये पूरी 10 यूनिट का निचोड़ है। तो इसमें जो यूनिट 1 से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। अब देखिए एक सिंपल सा आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि फोर्स बराबर इसे होता है मास अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन। अर्थात जो है आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बल बराबर इसे होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। कभी भी यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन जब भी पूछा जाता है तो सीधे इस फार्मूले पर आप अप्लाई कर सकते थे। एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई गाड़ी तेज़ रफ्तार से चल रही है और फिर वो धीरे से चल रही है, फिर वो स्पीड तेज़ी से पकड़ ले रही है, तो कहीं ना कहीं उसके जो स्पीड के साथ जो है तेज़ या कम होने पे कहीं ना कहीं उसके इंजन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। तो वेग में अगर हम लगातार बदलाव कर रहे हैं, मान लीजिए आपका वेग जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे जो है वो उसके एक्सेलरेशन में त्वरण में जो है वो बदलाव होगा। अब यहाँ पर प्रश्न में ये जो पूछा गया है, अब आपको ये बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आप यहाँ पर ये 200 जो है ये फोर्स का मान है ना, ये रख दीजिए। और इसके बाद जो है इसमें क्या बोला है कि ये आपके 40 N, है ना। तो ये आप पक्षांतर कर लीजिए, तो 40 माइनस 200 माइनस 40 ये हो गया आपके 160, है ना। त्वरण निकालना है आपको, तो ये F माइनस क्या हो गया, है ना, ये F माइनस ये हो गया M। ठीक है, तो ये 200 में से आपके कितने गए 40, तो ये करीब करीब एक ही जो यहाँ पर टोटल जो पुटअप वैल्यू आ गई, ये जो है ये आ गई करीब करीब 160। ठीक, अब आप क्या करें, आपको निकालना है त्वरण। ठीक है, तो आप 160 बराबरी से 50 माइनस ए, तो ए की वैल्यू हो गई कितनी 160 बटे 50। आपने इसको काट दिया, 16 पंचे तो ए की वैल्यू हो गई 15 बचे 15, है ना, 5 15 और ये कट गया इससे 0.2 बार। लगभग मान के चलिए जो इसका एक्सेलरेशन है वो आपके स्लेज का जो त्वरण है वो 3.2 के आसपास आएगा। आप हमेशा याद रखिए कि जो त्वरण होता है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है तो इसकी यूनिट जो है आपको ये लिखनी पड़ेगी। तो 3.2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अगर आप एक कंप्लीटली यहाँ पर लिखेंगे तभी जा कर के जो है आपको आंसर यहाँ पर सही नंबर पूरा मिलेगा। तो स्लेज का जो त्वरण है वो जो है यहाँ पर आपका लगभग निकलेगा 3.2 मीटर पर सेकंड के आसपास, स्क्वायर के आसपास। कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या है,
दूसरी चीज़ ये पता होना चाहिए कि अगर वेग या किसी भी गाड़ी की अंदर लगातार उसकी वेग में चेंजेस आ रहे हैं तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम त्वरण कहते हैं। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक फार्मूला दिमाग में रखा कि F बराबरी से होता है ma। तो आपको यहाँ पे जो दो वैल्यू दी हुई है 200N और आपके 14N, तो आपने घर्षण बल को जो है काबू पाता है इस लाइन को पढ़ा और आपने एक चीज़ यहाँ पर समझ ली कि भाई कहीं ना कहीं ये 200N में से 40N को माइनस कर दिया तो 160 हो गया और फिर फार्मूले पे आपने अप्लाई कर दिया। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, अगर आप पढ़ के गए हैं तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ के गए हैं तो फिर दिक्कत होगा। दूसरा दिया हुआ है टर्मिनल वेग, ठीक है, फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये अच्छी खासी फिजिक्स दी हुई है, थोड़ी सी अप्लाइड टाइप की फिजिक्स दी हुई है ना। और हम हमेशा कहते हैं कि जो जीएस पेपर 3 है उसको आप जो है बहुत अच्छे से तैयार करिए। ये पेपर जो है साइंस एंड टेक वाला जो है मेंस में बहुत महत्वपूर्ण है ना। उसी तरीके से प्रीलिम्स में जो यूनिट 7 है और यूनिट 9 है वो भी प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। चर्चा करेंगे प्रीलिम्स में बाद में। टर्मिनल वेग जो है इसको एक्चुअल में हिंदी में कहते हैं अंतिम वेग। अगर यहाँ पे ऐसा अंतिम वेग दिया रहता तो शायद स्टूडेंट कुछ यहाँ पर लिख पाता 10 शब्दों में। देखिए भाई, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये होता है एक गाड़ी है वो जा रही है तेज स्पीड से और वो अधिकतम कितनी स्पीड तक वो जो है जा सकती है। तो कोई भी आप किसी भी चीज़ को अंतिम स्थिति में जो मैक्सिमम वो अचीव कर सकता है उसको हम अंतिम वेग कहते हैं। अगर मान लीजिए हमने अंतरिक्ष में ये मान लीजिए आपका यहाँ पर ये जो है ये कॉर्मन लाइन है और ये कॉर्मन लाइन है, यहाँ से हमने किसी सैटेलाइट को भेजा। कॉर्मन लाइन एटमॉस्फेयर से 80 से 100 किलोमीटर के ऊपर है। अब यहाँ से हमने किसी को भेजा। अब जो सैटेलाइट हमने भेजा वो हमने जो लॉन्च किया अर्थ से, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल जो यहाँ पर लग रहा है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है ना, स्क्वायर के आसपास लग रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो पलायन वेग है ना वो 11.2 मीटर पर सेकेंड के आसपास लग रहा है ना। एस्केप जो आप कह सकते हैं एस्केप जो है वेलोसिटी है ना। तो कुल मिलाकर जितने भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उनका जो मेन टारगेट ये होता है कि अर्थ का जो है वो अर्थ की जो जी है गुरुत्वाकर्षण जो है उसको ख़त्म करें और पृथ्वी का जो गुरुत्व है उसको अपनी ओर वो खींच रहा होता है। तो कुल मिलाकर टर्मिनल वेग का मतलब हुआ वह अधिकतम वेलोसिटी या वह अधिकतम वेग जब तक कि त्वरण की जो वैल्यू है वो शून्य ना हो जाए। तो वो जो अंतिम वेलोसिटी का मान होता है उसको हम कहते हैं उसको टर्मिनल आपके वेलोसिटी अर्थात जो है वो टर्मिनल वेग या अंतिम वेग कहते हैं। जब भी हम किसी सैटेलाइट को ऊपर की तरफ छोड़ते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड लग रहा होता है तो जो पलायन वेग हमारा होता है वो पलायन वेग, तो हम जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होंगे वो अर्थ के गुरुत्वाकर्षण को समाप्त करने का प्रयास करते हैं और पृथ्वी का जो गुरुत्व है उस सैटेलाइट को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि जो त्वरण है या आपके एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू जो है वो 0 के आसपास ना हो जाए। यहाँ पर भी वही बात है, F बराबर से ma। तो अगर यहाँ पर आपने जो फोर्स है आपका अगर त्वरण जो है 0 है तो फोर्स की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने आप 0 हो जाएगी। तो आपको लिखना क्या है, टर्मिनल वेग अर्थात अंतिम वेग में वह अधिकतम वेलोसिटी जिसमें त्वरण की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो जो है त्वरण शून्य हो जाए और अधिकतम जो वेलोसिटी का वेग है, अधिकतम जो वेलोसिटी का वेग है उसको ही हम जो है वो हम टर्मिनल वेग कहते हैं है ना। एक मैक्सिमम वेलोसिटी जो कोई भी अचीव करता है उसको ही हम जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर कहते हैं। 10 शब्दों में अपन लिख सकते थे इसको। जब प्रकाश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से गुजरता है तो उसकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। When the light is transmitted from one material to another, then what will be the effect on its frequency, wavelength and speed, है ना। प्रकाश टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश जो है वो किस तरीके से गुजरता है। और आपको पता है परीक्षा में चित्र तो बना नहीं पाएंगे, इतना समय ही नहीं कि वहाँ पर चित्र बना पाएँ। फिर भी कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पर दिमाग में सेट करते चलना है कि हम ये समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से जो है प्रकाश की गति यहाँ पर होती है ना।
एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जो है प्रकाश, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम को गुजरता है तो उसकी आवृत्ति, उसकी तरंगदैर्घ्य और उसकी गति पर क्या प्रभाव, उसकी गति पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए एयर से वो कांच में या किसी अन्य माध्यम में प्रकाश जो है वो जा रहा है, गमन कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहलाएगी आपका रिफ्लेक्शन कहलाएगी। हमेशा आपको याद रखना है कि जो रिफ्लेक्शन होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाते समय, तो उसकी आवृत्ति कभी भी जो है वो चेंज नहीं होती है, आवृत्ति जो है, फ्रिक्वेंसी जो है वही रहेगी। इसी कारण हमको जो तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, जबकि उसकी जो वेवलेंथ है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और उसकी जो स्पीड है वो भी सीधी सी बात है, अगर माध्यम ए है और माध्यम ए से हम माध्यम बी में जाएंगे तो निश्चित तौर पे उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी, उसका जो स्पीड है वो भी कम होगा। अगर हम एयर से कांच में जा रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएंगे तो दोनों, लेकिन इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई चेंज नहीं होगी। इतने आपको लिखना था। इसके बाद अगला प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ द नॉन मेटल हैविंग द ल्यूट्रियस प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ऑफ मेटल्स। ठीक है, ऐसा कौन सी जो है अधातु है जिसमें धातु के जैसे चमकीला गुण है ना। आपको याद रखना है, आपके धातु और अधातु के पूरे गुण आपको पता होना चाहिए। ये आपका आयोडीन, हाँ आयोडीन आपको प्रीलिम्स में हम पढ़ते भी हैं इसको। आयोडीन जो है, आप देखेंगे कभी आयोडीन को तो आपको थोड़ा सा, ये एक अधातु है आयोडीन, परंतु इसके जो गुण हैं वो धातु के समान जो है वो चमकीला जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, पका पकाया क्वेश्चन था, इसमें पूरे नंबर वैसे वैसे मिलते हैं। एक चीज़ अच्छी होती है साइंस में, आपको क्वेश्चन के नंबर मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से लुईस अम्लों को पहचानिए। ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, एमएससी से केमिस्ट्री जो किया हुआ है उसको भी थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन हाँ आपने पढ़ा तो है बचपन में कि भाई कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि आप इनमें पहचानना है अपने को कौन से लुईस अम्ल हैं, है ना। एक तो आपको पता होना चाहिए अम्ल क्या होता है, दूसरी चीज़ क्षार क्या होता है, तो लेविस एसिड क्या होते हैं और लेविस जो होते हैं बेस क्या होते हैं। तो इसमें अपने को लेविस अम्लों को पहचानना है। तो इसमें जो है हमेशा आप याद रखिए कि जो भी आपके लेविस एसिड होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं, वो एक ऑक्टिक इनकम्प्लीट होता है उनमें, उनका जो अपूर्ण अष्टक होता है वो कभी भी अपना अपूर्ण अष्टक बनाते हैं, वो कहीं भी ऑक्टिव कंप्लीट नहीं होते। दूसरा, उनमें एक हमेशा धनायन होता है, तो ये माइनस वाला तो आपका कट गया, ये वाला तो आपका नहीं है ना। और तीसरी चीज़, उसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड जैसे CO2 है ना, O2 है, इस तरीके का, तो डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें आपका जो है ये एक और विशेष गुण होता है, जबकि जो क्षार होते हैं वो एक प्रकार के डेक्टिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड उनमें पाया जाता है, डेक्टिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड उनके अंदर पाया जाता है, जैसे NH3। तो NH3 जो है एक प्रकार का आपके क्षार है ना, ये इसमें आपके ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है ये इसमें एक प्रकार का डेक्टिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये यहाँ पर जो है ये वाला सेकेंड वाला और फोर्थ वाला आंसर होना चाहिए, यही आपको पहचानना था। और आप 10 शब्दों में आप क्या कर लेंगे, है ना, उसको आप परिभाषा वगैरह तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आप ये ज़रूर लिख लें कि भाई इसमें जो होते हैं ये ऑक्टिव इसमें इनकम्प्लीट होते हैं, ऑक्टिव जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं मतलब जो अपूर्ण अष्टक की बात यहाँ पर की गई है ना। थोड़ा अंदर से पूछा हुआ है ना, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा व्यवहारिक आप तैयारी करें और चीज़ों को सरलता से लेने का प्रयास न करें, गंभीरता बरतें, एकाग्रता बरतें। पेपर 3 ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, नहीं सिखा हो तो आप अभी आप ध्यान से देखेंगे पेपर, तो दूर से देखने में पेपर सरल ही लगता है, जो पेपर करते हैं उनको पता होता है कि पेपर करते समय कितनी समस्याएं आती है। 300 मार्क्स का पेपर है, अपने आप में वेटेज है इसका, है ना। इसके बाद हम आपको GS सेकेंड पेपर और जो है GS फर्स्ट पेपर पर भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम GS 4 पेपर इथिक्स पे और आफ्टर पेपर हिंदी और पेपर 6 पे भी चर्चा करेंगे। फिर एक कंप्लीट डिस्कशन 1400 नंबरों में किस तरीके की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए थी और क्या कमियां रही उस पर भी हम करेंगे। पी नाइट्रोफिनॉल और O नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार लिखिए। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन। अभी आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा कोरोना काल में, अगर हमने सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किया तो कोरोना काल में हमने सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किया सैनिटाइज़र, और सैनिटाइज़र में कहीं ना कहीं अल्कोहल है। तो जितने भी पी नाइट्रो
फिनॉल हैं ये बेसिकली आपके अल्कोहलिक आइटम, शराब है ना, आपके सैनिटाइज़र, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो शराब जिसमें कि मिथाइल अल्कोहल होता है और वो उससे सदैव जो है नुकसान ही होता है ना। इसलिए नशा जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति को ख़त्म करता है और हमारी बॉडी को जो है डैमेज करता है। और अभी कोविड काल में हमने सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन अगर किया तो सैनिटाइज़र का किया है। तो ये जो पी नाइट्रोफिनॉल है ये एक प्रकार का सैनिटाइज़र है और इसमें दो तरीके के आपके नाइट्रोफिनॉल होते हैं। एक होता है पी जो कि आपके इंटर होता है और इसमें जो है बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा जो होता है इसमें बॉइलिंग टेम्परेचर, इसका जो होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, ये आप कह सकते हैं कि इसमें बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना। तो दो तरीके के ये नाइट्रोफिनॉल होते हैं, एक होता है पी और एक होता है आपका ओ। तो पी नाइट्रोफिनॉल जैसे कि आपका अल्कोहल, जैसे कि आपका सैनिटाइज़र, ठीक है क्या। और इनमें एक प्रकार से जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और इनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो कंपेरेटिवली कम होता है। तो इसके भी अंदर जाएंगे तो अपन ये इंटर होता है, फिर ये इंट्रा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अपन 10 शब्दों में कितना लिखेंगे आप ही बताइए, है ना। थोड़ा सा आपको देखना ये करंट अफेयर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसको हम कोविड-19 के दौरान हमने सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया वो सैनिटाइज़र का किया, है ना। अल्कोहल लगा रहता है उसमें, हर आदमी इससे परिचित है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि पी नाइट्रोफिनॉल को सैनिटाइज़र कहते हैं। वास्फोसर्जन क्या है ना। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, 10 शब्दों में कैसे लिखेंगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है। आप एक काम करें, इस तरीके से एक पेड़ बना दें और ये ट्री बना दें। एक तो हर्ब होता है, शर्ब होता है और एक ट्री होते हैं। और हर्ब, शाक, सर्ब, झाड़ी और ट्री मतलब पेड़, और तीनों को व्यवस्थित तरीके से अगर हम करें तो इनको ही हम जो है वो आपके कहते हैं, आपके इनको तीनों को ही हम व्यवस्थित तरीके से करें तो इनको हम कहते हैं क्रॉप, इनको हम कहते हैं क्रॉप। तो ये यहाँ पर आप इस तरीके से एक पत्ती बना दें और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके जलवाष्प या वेपराइजेशन आप दिखा दें। कुल मिलाकर आप ये लिख सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये होता है कि कई पेड़ आपने देखा होगा पर्णपाती होते हैं, है ना, और वो पत्तियां गिराते हैं। और खासतौर से मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में 97 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, बघेलखंड वाले क्षेत्रों में 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो जहाँ पर भी पेड़ पौधे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने तनों से जो है वो अपने जो तने होते हैं उन तनों से जो है वो आपका पानी जो है वो प्राप्त करते हैं और फिर ये जो होते हैं वो सबसे अच्छे कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि CO2 + H2O = C6H12O6 जो है O2, और मनुष्य में उल्टा होता है, C6H12O6 + O2 को हम रिएक्शन करते हैं CO2 + H2O। तो कुल मिला के आप ये समझ लें, आप कभी भी कोई भी पेड़ की टहनी को काट लें और देखें कि 3 से 4 दिन बाद उसको एक कपड़े से बांध के रख दें पत्ती को, तो आप देखेंगे पत्ती पे आपको पानी की परतें जमी हुई मिलेंगी। तो यही कहीं ना कहीं जल का जो वाष्पोत्सर्जन है वो पेड़ों की पत्तियां करती हैं, और पेड़ों की पत्तियों के द्वारा जो ये प्रक्रिया होती है इसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान होता है ना। CO2 + H2O, C6H12O6 + O2, और ये पूरी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर आप ऐसा डायग्राम बना करके कर सकते थे, नंबर आपको मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। चित्र बना देते छोटा सा। इसके बाद अगला जो है वो है आपका हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन क्या है भैया, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मनुष्य की ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई और सबसे ज़्यादा तकलीफ उसको हुई, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी बहुत समस्या आई जिनकी प्लेटलेट्स वगैरह कम थी। तो हीमोग्लोबिन तो एक प्रकार से ब्लड में उपस्थित एक प्रकार का प्रोटीन होता है ये, और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ये कहीं ना कहीं ले आने का काम करता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले आ रहे थे, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये भी 2 तरीके का होता है, अल्फा बीटा, उतने अंदर अपने को जाना नहीं है। इसलिए कोविड काल में मैक्सिमम जो है वो आपको जो है वो आपके जो है वो जिंक की मात्रा ज़्यादा दी गई, आपको कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा दी गई, और इस प्रकार से जो है आपके हीमोग्लोबिन को मैनेज करने का काम किया गया। और हीमोग्लोबिन जो है वो RBC में पाया जाता है, ठीक है क्या। तो ये बायोलॉजी से संबंधित ये एक प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था ये। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील विटामिन B और C हैं, और जो बच गए A, D, E और K ये जो है ये वसा में घुलनशील है। तो विटामिन B और C हो गया आपके जल में घुलनशील,
और जो है बाकी के जो हैं वो वसा में घुलनशील, ठीक है। इसलिए हम जो है विटामिन जो है बी और सी को जो है वो निकाल देते हैं अपने शरीर में मूत्र के माध्यम से, और बाकी चीज़ें जो है हमको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के जो है ये जो है वसा के माध्यम से जो है हम अचीव करते रहते हैं। तो विटामिन टॉपिक ये भी बायोलॉजी का टॉपिक है। व्यवहारिक चीज़ें कंपाइलर को परिभाषित में तो क्लास में पूरा लिखवाया है, कंप्यूटर का बेसिक पूरा पढ़ा है, कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा है, कंप्यूटर के बारे में पूरी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर करी, कंप्यूटर की पूरी पीढ़ियाँ पढ़ाई, कंप्यूटर की पूरी लैंग्वेज पढ़ा है, पूरे एंटीवायरस वायरस पढ़ा है, सर्च इंजन पढ़ा है, पूरे पोर्ट पढ़ा है, पूरे वेब्स पढ़ाए, और पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, हाँ, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, सारा कंप्यूटर बहुत अच्छे से जो है हमने पढ़ा। एक तो पेपर 3 के लिए, कंप्यूटर वाली यूनिट के लिए, और उधर पेपर 9 के लिए बहुत अच्छे से पढ़ी इत्मीनान से। कंप्यूटर के अंदर एक प्रकार का एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जिसको हम कंपाइलर कहलाते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज को ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और ये इसके अलावा एक इंटरप्रिटेटर भी होता है, वो यहाँ पर हम आपको नहीं बता पाएंगे अभी डिटेल में, है ना। इसके लिए आप हमारे रेगुलर बैचेस करनी पड़ेंगी, क्लासेस करनी पड़ेंगी ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के भीतर एक प्रकार का एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये है, ठीक है क्या। इसके बाद अगला है ब्लॉग। तो भैया ब्लॉग 2 चीज़ों से बन के बना है, एक वेब और एक जो है एक हो गया वेब और दूसरा हो गया लॉग। तो ये इसका पहला वर्ड हो गया बी और ये हो गया लॉग। तो एक प्रकार की ये ऑनलाइन पे बोल सकते हैं डायरी है, जिसमें अपनी सूचनाओं को, अपने विचारों को रखते हैं, समाज तक पहुंचाते हैं, और ऑनलाइन एक डायरी है, और इस प्रकार से हम दुनिया के सामने अपने विचारों को रखते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत, है ना। कुछ लोग ब्लॉग लिखते हैं, आपने सुना होगा। ई गवर्नेंस के डिफरेंट चरण। ई गवर्नेंस जो मिशन फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत चलाया गया है, और यहाँ पर जो है स्मार्ट गवर्नेंस की बात हो रही है। स्मार्ट गवर्नेंस हमने अपने ई गवर्नेंस वाले लेक्चर में बताया, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड आपके ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा जो है वन वे द कम्युनिकेशन की बात हो रही है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन की बात हो रही है, बैकअप ऑफिस स्टोरेजेस की बात हो रही है, और आज की वर्तमान सरकार जो है कहने के लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, राइट साइजिंग डाउन साइजिंग की बात कर रही है, और हमारे पीएमओ से लेके जो नीचे तबके तक के ऑफिस हैं वो पूरे ई गवर्नेंस बेस्ड अप्रोच को लेकर काम कर रहे हैं। और इसके हमने चरण आपको बताई दिए, इसके लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू मार्केट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बीसीएन, बिजनेस, इस तरीके से बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंट इसके आयाम, है ना। अब ये यहाँ पर जो है एक मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है एक बार, है ना। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि भैया ये क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, तो हम काम करते हैं, है ना। यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी सी जगह में। ये हो गया आपका 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 9/2, ठीक है, और ये 6 18, और ये हो गया आपका 19/6, और ये हो गया 2 3 6, और ये होगा आपका 7/3। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये कुछ टेक्निकल ये दिख नहीं रहा है कुछ, एक मिनट, इसके बाद एक वर्ड इसमें दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया 13 से 2/5, तो 13 पंचे आपके 65, और ये 13 से 2/67 बटे हो गया आपका क्या 5। अब आपने क्या किया, इसका लघुत्तम निकाल लिया 2 और 6, x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपने यहाँ पर जो है ये x की वैल्यू रख दी, तो x बराबर इसे हो जाएगा, लघुत्तम निकाल लेंगे पहले तो लघुत्तम निकालिए 13 से 2/5 है, तो ये आपका हो गया कितना, ये हो गया 67/5, और ये लघुत्तम निकल गया यहाँ पे 6, ये लघुत्तम निकल गया 6, और लघुत्तम निकल गया 6, तो 6 को यहाँ पे किया आपने ये, तो ये हो गया 6 दूनी आपका हो गया 12, है ना। नहीं, ये आपका लघुत्तम निकल गया 1 2 3 4 5, है ना। तो लगभग मान के चलिए ये 14 धन 19 धन 27, है ना। ये हो गया आपका 14 धन 19 धन ये 27, है ना, और ये हो गया -67.5। तो x बराबर इसे अगर पक्षांतर करके अपन करेंगे तो 67, है ना, 67 × 6,
और ये तीनों को जोड़ लो आप यहाँ पर लघुत्तम निकालने के बाद, तो ये हो गया 60 इंटू 6 बटे हो गया आपका 6 पंचे 30 है ना। तो ये x की वैल्यू लगभग मान के चलिए ये 402 में से आप निकाल लो, क्या 402 में से आपके 300 निकल गए, बटे कितना हो गया 30। तो ये फाइनली आपका हो जाएगा करीब 102 बटे हो गया आपका 30। तो ये हो गया आपका x बराबर इसे हो गया आपका लगभग मान के चलिए ये हो गया 51/15 है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो ये 51 बटे यहाँ पर 15 आ रहा है भैया इसका आंसर, देख लेना इसको है ना, 51/15। अगला प्रश्न दे रहा है ना, व्हाट वैल्यू ऑफ द रिप्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। लघुत्तम समापवर्तक निकाल के करना है, आराम से करेंगे तो बन जाएगा। इट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड देन व्हाट द इट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट द प्रॉफिट परसेंटेज। 96 बोला है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। तो आप एक काम करो है ना, कास्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बटे ये बराबर से होगा 96 बाई ये, तो प्रॉफिट निकालना है आपको। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 100 में से क्या आ गया आपके 96 बटे क्या हो गया ये 96 है ना। तो आपके 100 बटे 96 बटे इंटू 96 और इंटू क्या हो गया आपका 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज ये हो गया 4 बटे 96 इंटू हो गया आपका 100। तो ये हो गया परसेंटेज, ये कट गया इससे कितनी बार 25 बार। तो लगभग मान के चलिए दशमलव में आएगा उत्तर इसका है ना। तो जब इसको काटेंगे हम तो लगभग मान के चलिए ये हो गया आपकी, नहीं इसको अपन लिख देते 400 बटे 96 लिख देते है ना, कैलकुलेट इसको ऐसे काटे 400 बटे 96। तो 400 बटे 96 तो लगभग हो गया 25/6 के आसपास उत्तर आएगा इसका, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया इसका 25/6, ठीक। अब जो है हम बात करेंगे अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। ये बोल रहा है मूल्यांकन करना है आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर ये है ना, उसको 25/6 को आप 4.2 भी लिख सकते हो ना, वो डिपेंड करता है आप सॉल्यूशन में क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। अब जो अगला है क्वेश्चन आपके सामने, इसका मूल्यांकन करना है आपको। ये प्रश्न दे रहा है, 2 तरीके के प्रश्न हैं। एक तो इसमें दिया हुआ है कि मूल्यांकन करो है ना, मूल्यांकन किस चीज़ का करना है आपको, $450 का 28% निकाल लो, 280 का 45% निकाल लो। इसको निकाल के देख लेना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है NPCDCS इज, इसका फुल फॉर्म बताना है ना, एब्रिविएटेड फॉर्म करना है इसका, क्या है। हेल्थ टॉपिक हमने क्लास में भी पढ़ाया था, वहाँ पे भी इसको हमने डिस्कस किया था। तो ये हेल्थ टॉपिक आपके मेंस में भी है, जीएस पेपर 3 के अंदर, इसको आप देख लेंगे अपने लेवल पे। ये वाला क्वेश्चन है ना, NPCDC एक्चुअल में ये जो प्रोग्राम है ये सरकार का एक नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, और नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। इसमें CD का मतलब है कार्डियोवास्कुलर है ना, CD का मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हेल्थ को लेकर के है। तो इसमें CD का मतलब जो है वो है कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट संबंधित बीमारी। दूसरा जो कार्डियोवास्कुलर के अलावा जो C है इसका मतलब है आपका कैंसर, और जो S है इसका मतलब है स्ट्रोक है ना। तो आपको पता है कि बीमारी 2 तरीके की होती है ना, प्रमुखतः बीमारी 2 तरीके की होती है। एक जो बीमारी होती है वो कम्युनिकेबल होती है और एक नॉन कम्युनिकेबल होती है। कम्युनिकेबल डिसीज आपके फंगी से, वायरस से, बैक्टीरिया से, इस प्रकार की चीज़ें होती है। जैसे कोविड-19 हमारी जो थी वो कम्युनिकेबल डिसीज़ थी, निमोनिया है आपके, टीवी है, एड्स है, ये कम्युनिकेबल डिसीज़। इसके अलावा कुछ डिसीज़ होती हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जैसे हमारे को मधुमेह हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट से रिलेटेड चीज़ हो गई। तो ये जो कार्डियोवास्कुलर है, आपने कोरोना काल में देखा होगा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है कार्डियोवास्कुलर वाले लोगों को हुई, और कार्डियोवास्कुलर के अलावा जो स्ट्रोक वाले लोग हैं उनको हुई, जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा है,
या जिनको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम है या जिनको सांस लेने में तकलीफ है ना, तो ये एक प्रकार का कंट्रोल है ना कार्डियोवास्कुलर कैंसर एंड स्ट्रोक प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम एक्चुअल में आज से 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह सरकार थी, उन्होंने 2012 में ये प्रोग्राम चला दिया था कि लाइफ स्टाइल की वजह से, जिस तरीके का हमारा खाने का जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल, रात को लेट सोना है ना, एक रूटीन हमारा सही नहीं होना, अवसाद, डिप्रेशन या टेंशन में रहना, तो इसके लिए सरकार ने एक नेशनल प्रोग्राम पर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कार्डियोवास्कुलर एंड कैंसर एंड स्ट्रोक करके एक प्रोग्राम चालू किया था। और 2012 में ये प्रोग्राम चालू हुआ था, 10 साल इसके पूरे हुए। ये पूछा मनमोहन सिंह सरकार के समय इसको चालू किया था। अगला है डेंगू। डेंगू जो है वो तो एजेट एजेप्टी नामक एक मच्छर होता है, उससे ये बीमारी होती है। और एजेट एजेप्टी नामक मच्छर के द्वारा ये बीमारी होती है और इस मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। और इसमें ब्लड्स की जो प्लेटलेट्स वगैरह हैं ये बहुत कम हो जाती हैं। ब्लड की जो प्लेटलेट्स हैं ये काफ़ी कम हो जाती हैं। और अभी 2014 में सरकार ने यू एंड मी कार्यक्रम भी चलाया था डेंगू की रोकथाम के लिए। एक बार MPPSC प्री में क्वेश्चन भी आया था कि डेंगू की रोकथाम के लिए जो है कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो निश्चित तौर पे यहाँ से ये प्रश्न ये बन सकता है और इसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, अब जो है हम अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। अगला जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है, तो डेंगू से निश्चित तौर पर प्रश्न आना था और आया भी। हमने इस बार प्री के लिए भी बोला है कि डेंगू अगर आप अच्छे से करके जाइए है ना, इस पर कोई प्रिलिमिनरी में भी क्वेश्चन आपको इस बार मिल सकता है। ये तो अनएक्सपेक्टेड प्रश्न था, इतना फुल फॉर्म बच्चों को याद नहीं था, लेकिन अगर हेल्थ वाला टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है, प्रॉपर सोर्सेज आपके अच्छे हैं है ना, तो आप निश्चित तौर पर इसको कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना का अंग पूछा, ये नहीं पूछा आयुष्मान भारत योजना क्या है। तो आयुष्मान भारत योजना जो है ये 2 भागों में बटी हुई है। आयुष्मान भारत जो है भारत सरकार की एक योजना है जिसको 1 अप्रैल 2018 को जो है 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में जो है इसको लागू किया गया, आयुष्मान भारत योजना। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आर्थिक तौर पे जो कमज़ोर लोग हैं उनको एक प्रकार से स्वास्थ्य बीमा के लिए चलाई गई। पूरे भारत में 10 करोड़ लोग, करीब 50 करोड़ लोगों तक इस योजना को, 5 लाख की योजना को पहुँचाया गया। इसका जो पहला भाग है वो ये है कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हेल्थ और जो है स्वास्थ्य और जो है आपके कल्याण केंद्र, जो आपके हेल्थ और वेलफेयर सेंटर जो है यहाँ पर डेवलप किए गए, प्राइमरी सेंटर डेवलप किए गए। और जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, ये डेवलप किए गए। और करीब 1.5 लाख के आसपास जो है यहाँ पर हमने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो है हेल्थ वेलफेयर सेंटर डेवलप किए। और हेल्थ वेलफेयर सेंटर हमने 1.5 लाख के आसपास के, इस बार के बजट में भी इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और हम वहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं, बहुत सारे नैदानिक उपचार कर रहे हैं। इसके अलावा माताओं और शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं भी हम वहाँ प्रदान कर रहे हैं। और ये आयुष्मान भारत योजना का ही एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका भाग है ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी आयुष्मान भारत योजना का ही भाग है। और 5 लाख का इसमें बीमा मिलेगा और इसमें सेकेंडरी लेवल की और थर्ड लेवल की हेल्थ सुविधाएं मिलेंगी। करीब 10 करोड़ 74 लाख लोगों को अब तक इस योजना का लाभ मिला है। ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो कि 50 करोड़ परिवारों ने जो इस योजना का लाभ उठाया है। कुल आबादी का 40% आप मान सकते हैं कि कुल आबादी के 40% को जो है हमने इस योजना के अंतर्गत लिया है। और विश्व की सबसे सुलभ, सबसे किफ़ायती और सबसे न्याय संगत स्वास्थ्य सुविधा देने वाली आप इसको योजना कह सकते हैं। प्रिलिमिनरी में 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, तो निश्चित तौर पे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो वहाँ पे संभावना है नहीं फिर से पूछने की, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा लगता है संभावना तो आपको यहाँ पर देखते चलना है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर थोड़ा सा पेपर में क्लियरिटी की कमी है, लेकिन ठीक है आप काम चला लीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? प्रीलिम्स में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। इस बार जो है विज्ञान दिवस जो है हर साल फरवरी में मनाया जाता है। और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी और उसका एकीकृत दृष्टिकोण, ये जो है इस बार की थीम रही थी, है ना। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। और सतत विकास में साइंस एंड टेक की भूमिका, वो भी 21वीं सदी में एकीकृत दृष्टिकोण के साथ, इंटीग्रेटेड व्यू के साथ। और इस पूरे जो थीम के पीछे कारण ये था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें 17 गोल और 169 टारगेट हैं,
उनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना चाहिए। और जो है आप इस प्रकार की चीज़ों को प्रीलिम्स के लिए भी अच्छे से पढ़िए। तो ब्रंटलैंड आयोग ने जो 1987 में बना था, उन्होंने सतत विकास की बात की थी कि आने वाली पीढ़ी हमें इसलिए याद नहीं रखेंगी कि हमने कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाए, बल्कि आने वाली पीढ़ी हमें इसलिए याद रखेंगी कि हमने कितनी अच्छी साफ़ हवा, कितने अच्छे हमने पेड़ पौधे और कितनी अच्छी मिट्टी हमने उनके लिए छोड़ी है। तो क्योंकि थीम पूछ लिया है तो प्रीलिम्स के लिए भी आप तैयार रहिए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। एक बार एक चीज़ तो तय है कि पेपर ने एक चीज़ बता दी कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत में कहीं ना कहीं कमी करेंगे और डिपेंडेंसी सिंड्रोम से बाहर आइए और ऐसे शिक्षकों से थोड़ा पढ़ने से बचिए जहाँ मनोरंजन ज़्यादा हो रहा है, पढ़ाई कम हो रही है ना। गंभीरता से पढ़िए, बड़ा एग्ज़ाम है। पेपर पे फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी देखिए आप किस तरीके से पूछा गया था, लिखते बनना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे। पेपर 2 में पॉलिटी पॉबेट सोशियोलॉजी इकोनॉमी और व्यवहारिक चीज़ें पूछी गई थी, नेशनल इशू से रिलेटेड, वेलफेयर, एजुकेशन पॉलिसी और सोशल जस्टिस से संबंधित चीज़ें थी, है ना। इसके अलावा पेपर 3 आप देखिए जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, है ना। इसके अलावा एडवांस ज्योग्राफी, इस प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ें तभी समझ में आने वाली है। जैव प्रौद्योगिकी में सुना रंग भाई, जैव प्रौद्योगिकी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बायोटेक्नोलॉजी, अभी हमारे यहाँ जो डार्क टेक्नोलॉजी की बात हो रही, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस समय बायोवार की बात चल रही, तो उन्होंने वो तो नहीं पूछा, उन्होंने गोल्ड कलर की पूछ लिया। तो गोल्ड कलर में आप ये समझ लीजिए, गोल्ड कलर में जितना भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जितना भी नैनो टेक्नोलॉजी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जितनी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आज के युग में जो हम 5G की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये पूरा आपके गोल्ड कलर के अंतर्गत आएगा। हमारी यूनिट भी है इस पर, इसरो द्वारा विकसित की गई 5 पीढ़ियाँ। तो सबसे पहले जो है आपका SLV-3 आया, SLV-3 79 में आया, उसके बाद ASLV आया, ASLV 87 में आया, उसके बाद PSLV आया, PSLV जो है 1993 में आया, उसके बाद GSLV आया, GSLV 2001 में आया, और उसके बाद जो है GSLV जो मार्क 1, 2, 3 आया, मार्क 1, 2, 3, और ये जो है 2010 से लेकर के जो है अभी 2018 तक के इस पर काम चल रहा है। इसके बाद अभी रिवर्स लॉन्चिंग व्हीकल है, रिवर्स लॉन्चिंग व्हीकल पेड है। इसके बाद जो है ये अवतार एरोबिक व्हीकल फॉर ट्रांस एयर रीयूज फैसिलिटी, इस पर भी करीब सरकार 6000 करोड़ रुपए खर्च करके काम कर रही है। और ये इसरो के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो 15 अगस्त 69 को बना है, जिसके प्रमुख जो है वह सोमनाथ जी हैं, इस पर एक बड़े अच्छे तरीके से काम चल रहा है। और जैसे हम वजन उठाने की क्षमता को बढ़ाते हैं, तो उतनी ही ऊंचाई पर जाने की क्षमता को भी हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इसमें हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को भी ला रहे हैं, जहां हम लिक्विड ऑक्सीजन जो -150 के ऊपर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब हम किसी भी रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो रॉकेट के वॉरहेड पे हम ये तय करते हैं कि हमको यहाँ से रॉकेट का जो है यहाँ पे सैटेलाइट को छोड़ना है कि हमको यहाँ पर मिसाइल को छोड़ना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सैटेलाइट मिसाइल जो है हम इस रॉकेट के द्वारा छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये रॉकेट है, जितने हमने आपको प्रकार बताया, ये आपका सैटेलाइट है, ये आपका जो है मिसाइल है, तो ये वॉरहेड के माध्यम से छोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है ना। आप ये APJ अब्दुल कलाम ने जो प्रोजेक्ट डेविल चलाया था, और ये प्रोजेक्ट डेविल के तहत जो है ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, है ना। ये प्रोजेक्ट डेविल के अंतर्गत जो है ये इनका डेवलपमेंट। महासागरीय ऊर्जा से जो है वो विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, महासागरीय ऊर्जा जो होती है उससे विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है। तो इसमें 3 तरीके की ऊर्जा होती है। एक होती है आपके तरंग ऊर्जा, एक होती है आपकी ज्वारीय ऊर्जा, और एक होती है ओटेक, है ना, ओशन थर्मल एनर्जी, जहाँ पर हम डिफरेंट टेम्परेचर या तापांतर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को जो है वो यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। डिफरेंट जो ऊर्जा का लेवल है उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हमारा आप ये बता सकते हैं, जो इरेडा नामक संस्था है ना, इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, जो 1987 में बनी है, जो कि अपने आप एक मिनी रत्न भी है। तो ये संस्था इस प्रकार की नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप करने का काम करती है, और इस दिशा में ये सक्सेसफुल भी होती है। तो आप यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ हम ये समझ सकते हैं कि ऊर्जा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न जो है ऊर्जा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, है ना। महासागरीय एनर्जी में आप लिख देंगे
कि भाई जो ज्वारी ऊर्जा टरबाइन से बनाते हुए ऊर्जा है ना, ओटेक है, और भी बहुत सारी ऊर्जा है। ऊर्जा प्रबंधन, अरे ऊर्जा प्रबंधन क्या है भाई, एनर्जी मैनेजमेंट क्या है? ऊर्जा का कम से कम यूज़ करो, है ना, उसका सदुपयोग करो और ऊर्जा का नुकसान जो होने से बचाओ। यही आपका एनर्जी मैनेजमेंट है कि भाई जहाँ पे व्यर्थ लाइट जल रही हो उस लाइट को आप बंद करो, है ना, अननेसेसरी जो है ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू डू मैनी एनर्जी मैनेजमेंट, लिख दो कि भाई ऊर्जा का कम से कम प्रयोग करना और जहाँ ज़रूरी है वहीं प्रयोग करना, सदुपयोग करना, ऊर्जा के दुरुपयोग से बचना, ऊर्जा के नुकसान को रोकने का प्रयास करना, है ना, ताकि हम ऊर्जा प्रबंधन के दौर में ऊर्जा स्वतंत्रता से ऊर्जा सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ें, हमको दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। जैसे 1950 में हमारी 1450 मेगावाट में देश चलता था, आज 2022 में 3,77,000 मेगावाट से आवश्यकता बढ़कर हमारी 4,28,000 मेगावाट हो गई। 2030 तक हमको 13.5 लाख मेगावाट की ज़रूरत पड़ेगी और 2050 तक हमको 19 लाख मेगावाट की ज़रूरत पड़ेगी। 60% बिजली कोयले से बन रही है, लगभग 14% बिजली नॉन कन्वेंशनल से बन रही है, 14.3% बिजली हमारी पानी से बन रही है, 3% बिजली हमारी यूरेनियम से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बची हुई जो ऊर्जा है हमारी वो अदर सेक्टर से बन रही है। अब हमको निश्चित तौर पर कोयले की मात्रा कम करनी पड़ेगी, प्रदूषण हो रहा है, पानी को बचा के चलना पड़ेगा। तो ऐसे में ऊर्जा प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एनटीपीसी के माध्यम से बन रही ऊर्जा हो, चाहे वो एनएचपीसी के माध्यम से बन रही ऊर्जा हो, हमको सबको लेके चलना पड़ेगा। टॉपिक ही आपके सिलेबस में एनर्जी, एक पूरी यूनिट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक एक यूनिट पर बढ़िया नोट्स बनाइए। यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, बढ़िया एडवांस ज्योग्राफी बढ़िया नोट्स बनाइए। यूनिट 9 पढ़ रहे हैं, पर्यावरण अच्छे नोट्स बनाइए। यूनिट 8 पढ़ रहे हैं, आप एनर्जी पे अच्छे नोट्स बनाइए। यूनिट 7 पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, उस पर बढ़िया लिखिए। यूनिट 6 पढ़ रहे हैं, यूनिट 6 पर आप पढ़ रहे हैं तो यूनिट 6 पे हेल्थ से रिलेटेड चीज़। यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़, मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़िए। यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़िए। यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी अच्छा पढ़िए। यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री अच्छा पढ़िए। यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, फिजिक्स अच्छा पढ़िए। जब तक आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे नहीं, बेसिक अच्छा नहीं होगा, कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा, पूरे मनोयोग एकाग्रता के साथ आप नहीं पढ़ेंगे, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लेकर आप नहीं चलेंगे, तो आपका सिलेक्शन फिर थोड़ा मुश्किल होगा। रफ्तार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी दिशा सही हो, है ना। बड़ी कोचिंग में जाके पढ़ लेने से, बड़े शहरों में जाके पढ़ लेने से, है ना, बड़ी जगह पर जाके पढ़ लेने से भी सब कुछ नहीं होता है। आपको अपनी ऊर्जा का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना पड़ेगा ना। ऊर्जा संरक्षण के द्वारा ऊर्जा की रणनीतियों में कैसे सहायता मिलती है? हाउ डज द एनर्जी कंजर्वेशन हेल्प्स टू द एनर्जी स्ट्रेटेजीज? डेफिनेटली आप ये समझ सकते हो कि ऊर्जा संरक्षण के लिए हम कम से कम ऊर्जा यूटिलाइज करते हैं और कम से कम ऊर्जा से हम अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अंधेरे में तो रह नहीं सकते ना। हमने जैसे उजाला योजना लाई, और जब उजाला योजना 15-17 के बीच में चली, पूरे देश में एलईडी बल्ब बेचे गए, दिए गए, सरकार ने कम कीमत पर उपलब्ध कराए। तो सरकार ने ऊर्जा संरक्षण का प्रयास किया कि ऊर्जा स्वतंत्रता और ऊर्जा सुरक्षा दोनों को लेकर चले, क्योंकि ऊर्जा स्वतंत्रता आज के लिए ज़रूरी है, ऊर्जा सुरक्षा भविष्य के लिए ज़रूरी है, ताकि हम एक ऊर्जा के क्षेत्र में सतत विकास की अवधारणाओं को लेकर चले। इसी ऊर्जा रणनीति के तहत हमने जो है इरेडे जैसी संस्थाओं को बनाया, जो इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट संस्था के तौर पर 1987 से काम कर रही है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को लेकर। वर्तमान में इसको मिनी रत्न का दर्जा भी 2016-17 में मिला है। तो एलईडी का पूरा प्रोजेक्ट ही एक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा रहा है, और यही कारण है कि ऊर्जा संरक्षण के लिए हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इनके फुल फॉर्म बताना आपको। इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये जो संस्था है बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ना, तो ये आपको बताना है। जूलियन मैरियर इसकी वर्तमान में प्रमुख है, पहले अशोक कुमार घोषला थे, और ये लुप्त प्रजातियों की सूची को जारी करते हैं। रेड डाटा बुक 1963 से, जो एक्सिंक्ट प्रजातियाँ होती हैं, जैसे हिम तेंदुआ है, एक सिंग वाला गेंडा है, इस प्रकार का। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दूसरा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जो आपके इस प्रकार की चीज़ें, जो आपके मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, इस प्रकार की चीज़ें, इन्वायरमेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ें। तो 5 जून 1972 को जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम पर कार्य योजना चलाई हुई। इसके हेडक्वार्टर नैरोबी में है, केन्या में। और यहाँ पे वंगारी माताई एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी थी, जिनको 2004 में नोबेल भी मिला इन्वायरमेंट के क्षेत्र में। ब्लैक इन्होंने जो है उस ग्रीन बैल्ट मूवमेंट वहाँ पे चलाया था। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड संस्था, 1972 से 2022 इस संस्था के 50 साल पूरे हो रहे हैं। 50 साल पूरे होने पर इस क्वेश्चन के साथ पूछ लिया गया हो। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है।
अगला है सतत विकास। सतत विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्रंटलैंड आयोग 1987 में बना था, जिसने कहा था कि वर्तमान के लिए भविष्य का और भविष्य के लिए वर्तमान का नुकसान नहीं होना चाहिए, अतः तमाम संसाधनों को इस दिशा में प्रयोग करना चाहिए कि भविष्य के लिए भी चीज़ें बेहतर हों, बचें। और ब्रंटलैंड आयोग की इसी रिकमेंडेशन पर 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बात हुई और इसीलिए यूएनओ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया, जहाँ पे 17 गोल और 169 टारगेट को लेकर हम 2015 से 2030 में काम कर रहे हैं और इसी दिशा में हमारे प्रयास हो रहे हैं। आपदा प्रबंधन जैसी चीज़ों को रोकने के लिए हमने इसी के तहत सेंगई फ्रेमवर्क जैसी चीज़ों को भी लाया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है कि आने वाली पीढ़ी हमको इसलिए याद नहीं रखेगी हमने कितने धार्मिक स्थलों का निर्माण किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ी हमको इसलिए भी याद रखे हमने कितनी अच्छी हवा, कितनी अच्छी मिट्टी, कितनी अधिक मात्रा में पानी और कितना अच्छा एनवायरनमेंट लोगों के लिए छोड़ा है, पारिस्थितिकी तंत्र को कितना बेहतर हमने बनाया है। और लियोपोल्ड मैट्रिक्स की जो अवधारणा है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है, जो हमारा इथोस्फीयर है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक इंटरलिंक रिलेशनशिप डेवलप करे और हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की प्रॉब्लम ना हो, है ना, कि रिसोर्सेज एक और यूटिलाइजेशन 1.7 है। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है आपके समानांतर श्रेणी में और रिसोर्सेज जो है वो और कई गुना तेज़ी से गुणोत्तर श्रेणी में जनसंख्या बढ़ रही है और समानांतर श्रेणी में रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तो हमको सतत विकास पर ध्यान देना पड़ेगा और सतत विकास हमारी सरकार का लक्ष्य भी था, इसलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का विषय ही सतत विकास था। 11वीं में हम समावेशित विकास पर आए और 12वीं में हम फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ अर्थात तीव्रतर समावेशित विकास पर आए। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय भी हमारा 2002 से 2007 में सतत विकास को लेकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण रहा है। परमाणु ऊर्जा क्या होती है? कभी भी परमाणु में ऊर्जा नहीं होती, बल्कि परमाणु के नाभिक में ऊर्जा होती है। तो परमाणु के नाभिक में जो ऊर्जा होती है उसको हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम है, बेरियम है, ये परमाणु ऊर्जा आधारित खनिज है जिनके अंदर ऊर्जा होती है। तो परमाणु के नाभिक में जो ऊर्जा पाई जाती है उसको हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। 92 यूरेनियम 232 को कन्वर्ट किया जाता है 92 यूरेनियम 235 में, और यूरेनियम इनरिचमेंट की प्रोसेस होती है। और इसमें एक होती है जो परमाणु ऊर्जा निकलती है, तो एक लाइट यूरेनियम इनरिचमेंट होता है, एक स्लाइटली यूरेनियम इनरिचमेंट होता है, एक हाई यूरेनियम इनरिचमेंट होता है। जो लाइट यूरेनियम इनरिचमेंट होता है उसमें 3.5% तक एनर्जी निकलती है। जो स्लाइट यूरेनियम इनरिचमेंट होता है 3.5 से 20% तक एनर्जी निकलती है। और जो हाई यूरेनियम इनरिचमेंट होता है उसमें जो है वो 80% तक निकलता है और उसके बाद ही हाइड्रोजन बम और एटम बम जैसे बम बनते हैं। तो परमाणु ऊर्जा एक बड़ी अवधारणा है, पूरे कंसेप्ट को आप लिख सकते हैं। किस आधार पर पृथ्वी की बाहरी परत को तरल माना जाएगा? भाई क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। ये क्वेश्चन यूनिट 10 से है आपका। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना। क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। ऊपर ठोस है, फिर द्रव है, फिर नीचे गैस है। तो जैसे जैसे हम जाएंगे नीचे की तरफ तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर तय होता है कि जो कोर में आउटर कोर है और इनर कोर है वो तरल है। सिस्मेसिक तरंगों के द्वारा पता चलता है। माओ संबद्धता, है ना, आपके गुटेनबर्ग असंबद्धता, कॉनरेड असंबद्धता, रेप्टी असंबद्धता, विभिन्न प्रकार की जो असंबद्धताएं हैं उनके द्वारा भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पता चलता है। सिस्मोग्राफिक वेव्स के माध्यम से पता चलता है कि जो पृथ्वी का जो बाहरी कोर है वो कहीं ना कहीं तरल अवस्था में होता है। और ये ऊपर वाला जो है वो सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बना होता है क्रस्ट, उसके अंदर मेंटल सिलिकॉन मैग्नीशियम से बना होता है, और सबसे नीचे निकिल और आयरन होता है। श्याल सीमा पे तर रही थी और श्याल और सीमा निकिल आयरन पर बेस्ड है और यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगला है आर्कोस क्या है। ज्योग्राफी का जो स्टूडेंट है यूनिट 10 अगर अच्छे से पढ़ के गया होगा तो हमेशा याद रखो जियोलॉजी जो भू विज्ञान है, हमेशा याद रखो उसमें हम 3 प्रकार की चट्टानें पढ़ते हैं रॉक फॉर्मेशन में: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। और जब भी हम स्टैंड स्टोन को, लाल बलुआ पत्थर को क्वार्टराइज में बदलते हैं, तो जब भी लाल बलुआ पत्थर को हम क्वार्टराइज में बदलते हैं, तो लाल बलुआ पत्थर को जब हम क्वार्टराइज में बदलते हैं तो वो आपका, हम उसी को कहते हैं आपके ऑर्कोस कहते हैं। एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं कि स्टैंड स्टोन को हम क्वार्टरजाइड में जब बदलते हैं, है ना, लाल बलुआ पत्थर को हम क्वार्टराइड्स में जो है बदलते, क्वार्टराइड्स में हम बदलते हैं रॉक फॉर्मेशन के समय, है ना। तो ये चीज़ जो है ये आर्कोज कहलाती है। और रेत में जो चमकीले से पत्थर होते हैं, इस प्रकार की प्रोसेस, कई लोग जो फेल्सफार के जो बहुत डिफरेंट पैटर्न्स पाए जाते हैं उनको भी आर्कोस के अंतर्गत लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये आपके जो है रॉक फॉर्मेशन के अंतर्गत यूनिट 10 का क्वेश्चन है। वहीं से एक दे दिया क्वेश्चन, अयस्क क्या है। अयस्क मतलब सीधी सी बात है,
जो चट्टानों के ऐसे पदार्थ जिनको हम निष्कर्षण से निकालते हैं उनको हम कहते हैं चट्टानें क्या होती है, सेट ऑफ मिनरल्स होती हैं। खनिजों के समूह को चट्टान कहते हैं। चट्टानें इतिहास का प्रतिफल होती हैं। तो चट्टानें इतिहास का प्रतिफल होती है, सेट ऑफ मिनरल्स होती है, खनिजों का समूह होती है। तो चट्टानों से निकलने वाले ऐसे पदार्थ जिनको हम निष्कर्षण के माध्यम से निकालते हैं उनको हम कहते हैं अयस्क। और अयस्क हमको धातु से प्राप्त होते हैं, जैसे यूरेनियम है ना, तो पिच ब्लेंड है, जैसे लेड है, गैलीनियम है, जैसे लोहा है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। इस प्रकार के जो डिफरेंट अयस्क होते हैं, है ना, एल्यूमिनियम बाक्साइड है, ये सब इसके अयस्क हैं। बाक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये सारे के सारे बच्चों वाली चीज़ें पूछी है, बच्चों वाली। एनसीईआरटी पढ़ो भाई अच्छे से। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे। 30 में से 18 से 19 प्रश्न बिल्कुल बन सकते थे। 8 से 10 क्वेश्चन में मेहनत की आवश्यकता थी। 3 से 4 निश्चित तौर पर कठिन थे। लुमिंग घटना क्या है, बचपन में पढ़ा होगा। प्रकाश का अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मरीचिका का रेगिस्तान में जो है आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन वाला। लुमिंग घटना कुछ भी नहीं है। कभी आपने देखा होगा कांच के ग्लास में हम अपनी उंगली को डुबा के रखते हैं तो हमको उंगली अपनी बड़ी सी दिखती है ना। वैसे आपने रेगिस्तान में देखा होगा मरीचिका जो हमारे को भ्रम होता है। तो अपनी वास्तविक जगह से अलग सी एक प्रतिबिंब जो बनती है उसको हम लूमिंग घटना कहते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप देखेंगे आपको सूरज बड़ा सा दिखेगा, है ना। तो कुल मिला के लूमिंग घटना प्रकाश के सिद्धांत पर आधारित है, अपवर्तन की घटना पर आधारित है, और वस्तु हमेशा जो भी उसका वास्तविक आकार है उससे या तो बड़ी दिखती है आमतौर पर, या कभी कभी वस्तु छोटी भी दिखाई देती है। तो ये कुल मिलाकर अपवर्तन के कारण होता है। और प्रकाश से संबंधित एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना ये है फिनोमिना ऑफ लूमिंग। और फिनोमिना ऑफ लूमिंग की वजह से कभी भी कोई भी बड़ी चीज़ या कोई भी छोटी चीज़ जो हमको उसके वास्तविक स्वरूप से डिफरेंट दिख रही है तो वो चीज़, अब एग्जाम्पल बना दो, कांच का गिलास बना दो, उस पर आप अपनी उंगली डाल दो पानी में, आप बाहर से देखना आपको आपकी उंगली मोटी दिखेगी, बड़ी दिखेगी। तो आपका जो भी कोई भी चीज़ वास्तविक जगह से अगर आकार में बड़ी दिखाई दे या कभी कभी वो छोटी दिखाई दे, तो ये जो पूरी एक्टिविटी है ये लूमिंग घटना कहलाती है। प्रकाश के सिद्धांत पर ये बेस्ड है। लाइट से काफ़ी क्वेश्चन कवर हुए। अपवर्तन पर ये आधारित है ना। मरीचिका का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, एग्जाम्पल दे सकते हो सूर्योदय और सूर्यास्त का। हीरे के चमकने का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल आप बहुत डिफरेंट तरीके के दे सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी साउंड। कंसेप्ट ऑफ एंटी साउंड, कभी आप सिनेमा हॉल में गए होंगे, आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा आपको आवाज़ आती है, इको आता है, और कहीं ना कहीं आपको साउंड प्रूफिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है आपकी एंटी साउंड। या आप में से बहुत सारे लोग मोबाइल यूज़ करते हों, वहाँ मोबाइल में आपको नॉइज़ का प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा। कई बार कुछ अच्छी कीमत के मोबाइलों को यूटिलाइज़ करते हैं, ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल को यूटिलाइज़ करते हैं, तो आपको साउंड में प्रॉब्लम नहीं आता। मीडियम रेंज के मोबाइल या लो कीमत के मोबाइल में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आता है। तो एंटी साउंड एक प्रकार का नॉइज़ रिडक्शन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक सिस्टम है। हमारा जो मोबाइल में ईयरफोन लगा होता है वो भी कहीं ना कहीं नॉइज़ रिडक्शन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का ईयरफोन है ना। नॉर्मल ईयरफोन है, जितने भी स्मार्टफोन है उनमें आपका नॉइज़ रिडक्शन टेक्नोलॉजी का ये एंटी साउंड सिस्टम का यूटिलाइजेशन होता है। आप हमारे कार में, कार के स्पीकर में, सिनेमा हॉल में, आपके 5D देखने जाओ मूवी में वहाँ पर, तो ये सारा एंटी साउंड सिस्टम होता है। और एक प्रकार का ये एक नॉइज़ या शोर को जो इनपुट आउटपुट या फीडबैक के दौरान होता है, उस नॉइज़ या शोर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए डेवलप किया गया एक प्रकार का वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक प्रकार का एंटी साउंड। और ये एक मोबाइल के अंदर 2 माइक्रोफोन लगे ही इसलिए होते हैं कि वो एक प्रकार का एंटी साउंड सिस्टम को डेवलप करो। और आज के दिन में जितने भी मोबाइल आते हैं वो एंटी साउंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वो नॉइज़ रिडक्शन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। हमने अपनी क्लास में जब मोबाइल पढ़ाया था बताया था कि 1973 में मार्टिन कूपर ने जब मोबाइल का कंसेप्ट दिया, जिसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो अपने मोबाइल के CDMA और मोबाइल के GSM पर के डिफरेंट प्रकार बताते समय हमने इस चीज़ को वहाँ बताया था कि फ़ोन टेपिंग का होना, फ़ोन टेपिंग का नहीं होना, या CDMA और GSM में बेसिक डिफरेंस क्या है, यूरोपीय कंटिनेंटल में किस तरीके से CDMA का मोबाइल का यूटिलाइजेशन हो रहा है और अदर जगह में जो है GSM का यूटिलाइजेशन हो रहा है।
हमने वहाँ पर एक लंबी चर्चा की थी। प्रिम्स के अंदर भी हमने इलेक्ट्रॉनिक की टॉपिक जब पढ़ाया था उस पर हमने डिस्कशन किया था। नाभिकीय विखंडन को परिभाषित करना, भाई विखंडन मतलब फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, और फ्यूजन मतलब होता है टूटना। तो जब भी किसी भारी नाभिक को जो छोटे छोटे नाभिक में कन्वर्ट किया जाता है, तो भारी नाभिक को जब छोटे छोटे नाभिक में कन्वर्ट किया जाता है, तो बड़ी सी चीज़ को अगर छोटे छोटी चीज़ों में हम कन्वर्ट करते हैं, है ना, ये बड़ी सी चीज़ है और बड़ी सी चीज़ को हमने छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, ये चीज़ फ्यूजन कहलाती है, ना कि फ्यूजन। फ्यूजन से आप विखंडन याद रखें। अब 92 यूरेनियम 232, 92 यूरेनियम 232 हमने बड़े से नाभिक को दो भागों में तोड़ा, उसमें न्यूट्रॉन की बौछार करा के यहाँ पे आपका क्रिप्टॉन आ गया और यहाँ पर आपका बेरियम आ गया, और इनका क्रमांक ऐसे रखना है कि दोनों का योग जो है 92 है 36 हो गया, और इधर आपका हो गया 56 हो गया ना। तो याद रखना 56 और 36 ये 92 होना चाहिए। तो ये यूरेनियम के 92 यूरेनियम 232 पर हमने नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में न्यूट्रॉन की बौछार कराई, और ये न्यूट्रॉन की बौछार कराने पर हमको क्रिप्टॉन और बेरियम मिला, और इस तरीके से नाभिकीय प्लांट में ये प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ कंट्रोल हो गई तो ठीक है, नॉन कंट्रोल हो गई तो एटम बम बन जाता है। हाइड्रोजन में कभी नहीं बनता, नाभिकीय विखंडन से जो है वो हमेशा एटम बम बनता है, क्योंकि 1H1 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 वो नाभिकीय संलयन है जो कि हेंस बेथे ने दिया था। 1H1 1H1 और 1H1 ये जो है He2 ये 1939 में विलियम जो है हेंस बेथे के द्वारा दिया गया था। ये नाभिकीय संलयन है, ये आपका विखंडन है। और विखंडन में अधिक ऊर्जा निकलती है, उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है, प्रश्न ये पूछा हुआ है, प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है, प्रश्न क्या पूछा है, डिफाइन द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपने बताया था बड़े नाभिक को दो नाभिकों में कन्वर्ट कर दिया। एंड व्हाई द फ्यूजन इज रिएक्शन, द प्रोसीजर इज लार्ज लेवल आप में एनर्जी निकलती है, वहाँ से लार्ज लेवल में एनर्जी निकलती है वहाँ पर। ये क्यों दिया है प्रश्न के अंदर, प्रश्न के अंदर क्यों दिया हुआ है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, मैं आप इसको देख लेता हूँ, ध्यान से देखते हैं अपन। हाँ, डिफाइन द न्यूक्लियर फ्यूजन, व्हाई द फ्यूजन ऑफ रिएक्शन द प्रोसीजर लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ से अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, क्योंकि जब भी फ्यूजन होगा, विखंडन होगा, यूरेनियम के टुकड़ों को, यूरेनियम के बड़े से टुकड़े को क्रिप्टॉन या बेरियम में कन्वर्ट किया जाएगा, टूटेगा, तो उससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी और बड़ा नाभिक दो भागों में टूटेगा। तो विखंडन से अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती इसलिए है क्योंकि बड़ा नाभिक टूटता है, और ये पूरी की पूरी जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है यहाँ आपसे पूछी गई है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अगला वाला, ये तो ठीक है, विखंडन लिख के आ ही गए होंगे लोग। अगला जो क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में आपने लिख दिया कि भाई एक प्रक्रिया जिसमें भारी नाभिक दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है उसको हम विखंडन कहते हैं। 92 यूरेनियम 235 को तोड़ लो या 92 यूरेनियम 232 को तोड़ लो। परमाणु बम को हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं इसमें कि न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। जब न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं 92 यूरेनियम 235 में हमने क्रिया कराई न्यूट्रॉन की, तो बैरियम है और क्रिप्टॉन है, और बहुत एनर्जी निकलती है, और बहुत एनर्जी निकलती है, इतनी एनर्जी निकलती है कि फिर वो जो है उनकी गति कई हज़ार किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, और यही परमाणुओं को विखंडित करने में अति उपयोगी बहुत ही, और परमाणु बम बनाने में जो है वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का यूटिलाइजेशन किया जाता है। अधिक मात्रा में न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है और ये यूरेनियम के परमाणुओं को लगातार विखंडन करती है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया अनकंट्रोल्ड होती है, ये प्रक्रिया कभी भी कंट्रोल्ड नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के जब किसी अस्थायी भारी नाभिक पर हम उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तो समान द्रव्यमान वाले दो नाभिक, हमने बताया ना कि 92 यूरेनियम 235 है, तो 92 यूरेनियम 232 है, तो क्रिप्टॉन 36 और बेरियम 56, दोनों का योग जो है 92 आना चाहिए। और इस तरीके से लगातार विखंडन होता है, नाभिक के विभाजित होने से जो ऊर्जा निकलती है उसको हम क्रांतिक ऊर्जा कहते हैं। बहुत सारे न्यूट्रॉन के बंधन से बंधी होती है, और ये क्रांतिक ऊर्जा हमेशा न्यूट्रॉन के बंधन ऊर्जा से, जो न्यूट्रॉन की बौछार की उससे कंप्लीटली कम होती है, और इसीलिए नाभिकीय विखंडन की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। और इस तरीके से बैरियम क्रिप्टॉन जो है की क्रिया करके हम ये सब क्रिया कराते रहते हैं। यूरेनियम 235 के जो नाभिकीय विखंडन से क्रिप्टॉन बेरियम के समस्थानिक ही नहीं और भी कई समस्थानिक प्राप्त होते हैं, और इस तरीके से हम ये क्रिया करते हैं, और परमाणु ऊर्जा के निर्माण में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप यहाँ पर एक चित्र भी यहाँ पर बना सकते हो, है ना, एक छोटा सा आप ऐसे यहाँ पे एक जो है छोटा सा आप जो है यहाँ पर जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए आप ऐसा एक छोटा सा जो है नाभिक बना दो, और ये यहाँ पर एक छोटा सा न्यूट्रॉन बना दो। ये न्यूट्रॉन की बमबारी करा दो किस पे, यूरेनियम 235 पे, और ये क्रिया होने के बाद जो है फिर ये जो है इस तरीके से इसको संरचना बता दो, या स्थिर नाभिक बना दिया आपने।
ये स्थिर नाभिक बना दिया और ये 2 भागों में टूट गया। जब 2 भागों में टूट गया तो 2 भागों में टूट गया तो एक तरफ बेरियम हो गया, एक तरफ क्रिप्टॉन हो गया। बेरियम से भी गामा किरणें निकल गई, क्रिप्टॉन से भी गामा किरणें निकल गई। काफ़ी अधिक ऊर्जा में यहाँ पे फिर बहुत सारे न्यूट्रॉन जो हैं और ये अनगिनत न्यूट्रॉन निकलने गए, 1000 किलोमीटर इनकी स्पीड हो गई, यहीं से परमाणु बम बन गया। ठीक है, परमाणु बम बन गया और परमाणु बम बन गया तो फिर उसका जो है किसी भी देश का युद्ध हो रहा है तो परमाणु बम का उसने यूटिलाइजेशन कर दिया। अब जो अगला प्रश्न है वो है हुंड का नियम। देखो भैया ऐसा है, अब ये जो प्रश्न है ये भैया उच्च स्तर की जिसने केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी, है ना, उच्च स्तर की जिसने केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी उसको तो ये प्रश्न बन जाएगा। फिर भी अपन देखते हैं हुंड का जो बहुल्यता का जो नियम है, एक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा आपने, हम बचपन में देखे थे आपको कि आपने इस प्रकार के प्रश्नों को किया होगा बचपन में, है ना, हम कक्षाएं बढ़ते थे। तो किसी भी उपकोष में जब हम समान ऊर्जा के कक्षों में एक इलेक्ट्रॉन जब तक प्रवेश नहीं करता तो हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मक या जोड़ा उसमें प्रारंभ नहीं होता। तो कोई भी हम कक्षा बनाते हैं तो हुंड के नियम के अनुसार हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी कक्षा में, है ना, कोई भी कक्षा में, है ना, ये थोड़ा स्पेसिफाइड क्वेश्चन है, तो हमने कोई भी कक्षा में इस तरीके से जब तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता तब तक उनका क्या है, युग्म नहीं बनता। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर दिमाग में सेट करेंगे, है ना, 1s स्क्वायर, जैसे आप यहाँ पे n7 तो आपने ये क्या करा, यहाँ पे क्या किया 1s स्क्वायर, है ना, ये आपने भरा। दूसरा आपने क्या करा ये 2s स्क्वायर और उसके बाद जो है वो 2p3, तो 2p3 को आप क्या करो इस तरीके से यहाँ पर एक रिएक्शन बना दो। तो ये सिंगल सिंगल जो है ये सिंगल सिंगल यहाँ पे कर दो। अब हुंड में बता दो कि इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में, चाहे वो P हो, चाहे वो D हो, चाहे वो F हो, हम समान ऊर्जा के कक्षकों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश नहीं कराते हैं तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन या उनका ग्रुप या उनका कहीं ना कहीं पेयर जोड़ा प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए किसी भी कक्षक को पहले प्रथम चक्रण जो होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। जो उसका प्रथम कक्षक होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। पहला कक्षक जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और वो कंप्लीट करने के बाद ही हम इसको कंप्लीटली वो करते हैं। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई हुंड का अधिकतम बहुल्यता का नियम क्या है। फिर इसमें आप केमिकल बॉन्डिंग की कुछ बातें बता सकते हैं कि इनमें जो भी परमाणुओं के बीच में बॉन्ड बनता है वो केमिकल बॉन्ड होता है। बंध बनाने के लिए परमाणुओं में स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कम होनी चाहिए। ऊर्जा जितनी कम होगी बॉन्ड उतना ज़्यादा मजबूत होगा, है ना। परमाणु युग्मित ना होकर फिर एक आप प्रकार का स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। तो जितने भी प्रकार के ये यहाँ पर रासायनिक स्पेसीज में घटक हैं, चाहे वो परमाणु है, आयन है, इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है एक प्रकार का रासायनिक आकर्षण बल लग रहा है। इसके ये रासायनिक आकर्षण बल भी जो है वो 3 तरीके का होता है। विद्युत संयोजक बल होता है, सहसंयोजक होता है और उप सहसंयोजक होता है ना। तो आप पूरा का पूरा उस पर एक डिटेल चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद एक्वायर्ड एमिनो, है ना, जो एड्स नामक बीमारी है जिसको लेके 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। रेड रिबन एक्सप्रेस एड्स की रोकथाम के लिए चलाई गई है और कुल मिलाकर के ये वायरस है और ये एड्स जो है ये वायरस एक्चुअली वायरस HIV होता है और ये फ्रेंडशिप कर लेता है हमारे बॉडी के अंदर WB से और जितने भी हमारी बीमारियां हैं उनको आमंत्रित करता है कि आइए साहब हमारे यहाँ अंदर आ जाइए, चाहे TB हो, चाहे डेंगू हो, चाहे दुनिया की कोई बीमारी हो। इसलिए इसको एक्वायर्ड एमिनो डिसीज सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो कुल मिला के एड्स का जो वायरस होता है HIV वो दोस्ती कर लेता है हमारे WB से और हमारे अंदर हमारी बहुत सारी डिफरेंट बीमारियों को, चाहे TB हो, डेंगू हो, लाता है। तो ये एक प्रकार के हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो एक्वायर्ड कर लेता है, इसलिए इसको एक्वायर्ड एमिनो डिसीज सिंड्रोम भी कहते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए हमारे सरकार कई प्रयास कर रही है, सरकार के कई गाइडलाइन भी हैं। तो हमारे प्रतिरोधक अंगों को एक प्रकार का टेक ओवर ये कर लेता है। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, ब्लड का नीडल का मिसयूज़ तरीके से, असुरक्षित प्रयोग करने से, अल्कोहल या अधिक मात्रा में ड्रग्स लेने से एक ही नीडल से, या ब्लड या शेविंग की एक ही क्रीम यूज़ करने, एक ही ब्लड यूज़ करने से इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। और आखिरी में आप बता दें कि रेड रिबन जानकारी ही बचाव है और युगांडा को जो एड्स की राजधानी कहा जाता है ना। लगातार जो है इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी 2x3 स्ट्रैटेजी प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम लोगों को जो है 2020 से 2030 के बीच में दुनिया में जितने भी एड्स के पीड़ित लोग हैं उनको जो है
कहीं ना कहीं राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो समसूत्रीय विभाजन से है। तो समसूत्रीय विभाजन की इस मायोटोसिस सेल डिवीज़न, तो सेल डिवीज़न को आप पूरा देख लेंगे एक बार डिटेल में, है ना, कि सेल का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, है ना, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, है ना, सेल डिवीज़न को देख लेंगे बायोलॉजी के टॉपिक में। इसके बाद जो है बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। अभी मान के चलिए कि कहीं भी आप इस बार गच्चा खा सकते थे अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है तो। ठीक है, आपको बढ़िया प्रॉपर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आप देख रहे हैं किस तरीके से आ रही हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते इस प्रकार के प्रश्नों पे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955 के बीच में थे, है ना। और हार्डवेयर इनका था निर्वात ट्यूब था, और मशीनी भाषा इसमें बाइनरी सिस्टम 01 का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के लिए पंच कार्ड पेपर टैप होते थे, मिली सेकेंड उनकी स्पीड होती थी 10 से 3 के बीच में। और विद्युत और यांत्रिक मशीन में बहुत से एग्जाम्पल थे, यूनिवॉक है, एडवॉक है, यूनिवॉक 1 है। कुछ अच्छाई थी इनकी, लेकिन खर्चीले थे, बड़े आकार के थे, तो ऊर्जा की अधिक खपत हो रही थी, त्रुटि की अधिक संभावनाएं थी यहाँ प्रथम पीढ़ी में। तो 1942 से 55 में जितने भी डेवलपमेंट हुए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हो सकता है। सोशल मीडिया और इसकी भूमिका लिख ही दिया होगा आपने, सोशल मीडिया साइट्स को लेकर के, है ना। सोशल मीडिया का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, है ना, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, सभी सोशल मीडिया है। और वर्तमान समय में विदाउट सोशल मीडिया कोई काम भी नहीं हो सकता है ना। तो सोशल मीडिया का पूरा इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे लिखना था, जो कि आपने इत्मीनान से लिख दिया होगा, क्योंकि वर्तमान में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा जरिया जो है सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद ये एक गणित का प्रश्न यहाँ पर है। ठीक है, इस गणित के प्रश्न को भी हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, गणित का प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेगा। ए बुक वॉज सोल्ड इन ₹27.50 इन द प्रॉफिट ऑफ 10%, इन द प्रॉफिट ऑफ 10%। और इसके बाद जो है बोल रहा है कि, इसके बाद बोल रहा है यदि इसे 25.75 रुपये में बेचा गया हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ए बुक वॉज सोल्ड ऑफ ₹27.50 विथ ए प्रॉफिट ऑफ 10%. If it were the sold for the ₹25.75, then what would have been the percentage of profit or loss? तो भाई 10% के लाभ पर बेचा गया, तो एक आप ये समझ सकते हैं कि इसका सेलिंग प्राइस बोला है ₹27.50, प्रॉफिट 10 है, कास्ट प्राइस निकालना है आपको। तो आप एक काम करें, यहाँ पर पहले आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कास्ट प्राइस निकालना है आपको। ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10% है, और कास्ट प्राइस निकालना है आपको। तो ये 110/100, और ये हो गया कास्ट प्राइस, और ये हो गया आपका 27.50। ठीक है, ऐसी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी कुछ दिया हुआ है। इसके बाद आपकी कास्ट प्राइस कितनी निकल गई, आपकी कास्ट प्राइस निकल गई आपके 27.25, और इधर 100 का ये इंटू हो गया, तो ये 100 से 2 जीरो से ये 2 जीरो हट गए, 0.5 था, तो ये आ गया आपका, ये हो गया 110। तो ये आपकी कास्ट प्राइस निकल गई। तो कास्ट प्राइस को अगर आपने सॉल्व किया तो ये जीरो से कट गया, ये तो कट गया, तो कास्ट प्राइस आपकी निकल गई करीब करीब 25 के आसपास। ठीक है, 25 से एक बार गया, लगभग 25 के आसपास आपकी कास्ट प्राइस निकल गई। तो आप एक काम क्या करते हैं, अपन अपने प्रॉफिट निकालना है, तो आप एक काम करते हैं कि 25.75 में से आप 25 को क्या कर दो, घटा दो, बटे इंटू कर दो आपको 25, और इंटू कर दो कितना, इंटू कर दो आपके क्या 10। तो लगभग मान के चलो ये ऊपर हो गया आपके 75, है ना, ये 25 से कट गया तो 0.75 हो गया, 0.75 बटे इधर का आ गया ये 25, बच्चे इंटू हो गया 25। अब ये क्योंकि बोल रहा है 10% बोल रहा है, तो 10% बोल रहा है ये, तो ये हो गया इंटू 110/100, ये कट गया आपके 25 से 3 बार, ये कट गया आपके 4 बार। ठीक है क्या, उसके बाद टोटल आप इसको और कहाँ से क्या कट सकता है देखो, तो लगभग मान के चलो कि ये आपके 4 या 310, लगभग मान के चलिए ये इससे कट गया 110 से 4 बार, 3 बार, 3 से कट गया, 3% के आसपास उत्तर आएगा। ठीक है क्या, तो लगभग उसको कितने का प्रॉफिट होगा, उसको होगा आपके 3% का लाभ होगा। पूरा सॉल्व कर लेंगे आप। सबसे पहले आपको 10% बोला तो कास्ट प्राइस निकाल लेंगे, कास्ट प्राइस निकल गई 25,
अब 25.75 में से आप 25 को घटा देंगे उसके 10% पे, ठीक है क्या। टोटल सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 3%। उसी तरीके से एक और प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक और प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार पढ़ते हैं प्रश्न को, क्या है प्रश्न के डिमांड को समझना पड़ेगा क्या है। एक बैग में 50, 25 और 10 पैसे के 5, 6, 9 सिक्के हैं, 206 रुपये टोटल, बताइए कितने हैं। तो भैया 50 पैसे के हैं 5 सिक्के, तो 1/2 इंटू 50, और 25 पैसे के हैं 9, तो 1/4 इंटू 9, और 10 पैसे के हैं 4, तो 1/10 इंटू 4, और ये हो गया 206। लघुत्तम उत्तम निकाल के टोटल सॉल्व कर लेंगे अपन, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, 1/2 इंटू हो गया कितना 50, धन कितना हो गया आपके 1/4 इंटू हो गया आपके 25, धन कितना हो गया 1 आपके, हाँ ये दिया हुआ ना, अंग्रेजी वाला वर्जन भी एक बार देख लो भाई। 50 पैसे के कितने हैं, तो 1/2 इंटू आपके 5x, है ना, 50 पैसे बोल रहे हैं ना, 50 पैसे मतलब 1/2, तो कितने 5, तो 5x हो गया यहाँ पे। उसके बाद 25 बोल रहा था, 1/4, 1/4 मतलब आपका 9x, और आपके बोल रहा है 10 पैसे, तो 10 पैसे मतलब आपका कितना हो जाएगा 1/10, 1/10, तो इसके कितने सिक्के बोल रहा है 4, है ना। तो ये तीनों को जोड़ के लघुत्तम निकाल लेंगे, तो टोटल कितना बोल रहा है 206 बोल रहा है ना, टोटल 206 बोल रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनका कैलकुलेशन करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक आ गया, टोटल इनका आ गया आपके 2, 4 और 10, ये आ गया टोटल 20। आपने इसको सॉल्व किया तो 20 का इसमें गया, तो आपके इसका हो गया आपके लगभग मान के चलिए आपके ये हो गया आपके 20 दाम 10, ये हो गया आपके 50x, और इसमें गया आपके तो ये हो गया 5, तो ये हो गया आपका 9 × 45, लघुत्तम निकालना है आपको। और ये 10 में गया तो 2 बार, तो ये हो गया आपके 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 8x बराबर इस कितना हो गया 206। टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 103/20 इंटू 206, है ना, ये x लगाना ना भूलें। तो 103/20, 20 को आप उधर लेके चले जाओ, तो लगभग हो जाएगा x बराबरी से ये कट जाएगा आपके 2 बार, तो ये हो जाएगा x बराबरी से हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 40। तो जब x की वैल्यू 40 आ जाएगी तो 5x मतलब 5x की वैल्यू 40, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, तो करीब 50 मतलब ये हो गया आपके 50 पैसे के 200 हो गए, है ना, x की वैल्यू रख दी। और 25 पैसे के 9x, तो ये हो गया 9 × x, तो ये हो गया आपके 9 × x मतलब हो गया 360, क्योंकि x की वैल्यू 40 है ना, 40 है। उसके बाद है 10, तो 10 × 4 मतलब आपके 40, तो 40 × 40 मतलब 40 × 40 मतलब हो गया कितना आपका 160। तो लगभग आप इसको कर सकते हैं जिस अप्रोच से हमने यहाँ पर आपको सोल्यूशन कराया। तो सिक्कों की संख्या, आप प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको मिल जाएगी। 50 पैसे वाले सिक्के कितने हो गए भैया 200, 25 पैसे वाले कितने हो गए 360, 10 पैसे वाले कितने, आजकल तो आना बंद हो गए सिक्के, ये हो गए 160। अब संक्रामक रोग क्या है, संक्रामक रोग से संबंधित बीमारी बताइए। कम्युनिकेबल डिसीज, अरे भैया कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द कम्युनिकेबल डिसीज एंड द कमेंट ऑन द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। पूरा साल बीमारियों से परेशानी में बीता, है ना। परीक्षा ने भी क्वेश्चन पूछ के लगभग ये बता दिया कि भाई पूरा का पूरा साल कम्युनिकेबल डिसीज को समर्पित था, तो पेपर भी उसी को समर्पित कर दिया। तो आप देखेंगे कि संक्रामक रोग सबसे पहले क्या है, तो आपको बताना है कि भाई जितने भी आपके संक्रामक बीमारियां हैं रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से होती हैं, जैसे एड्स है, टीबी है, तपेदिक जिसको बोलते हैं, कोविड-19 है। तो हमने एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी के बारे में बताया कि एक कम्युनिकेबल डिसीज है, और HIV जो है वो WBC के माध्यम से जो है दोस्ती कर लेता है और हमारे शरीर में जो है एक्वायर्ड करता है, टेक ओवर करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों को। तो वायरस मनुष्य में एक प्रकार से हमारे हेल्पर टी को नष्ट कर देता है और संक्रमित शरीर में हमारे शरीर को जो है इस तरीके से कमज़ोर कर देता है कि हमारा शरीर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। टीबी और कोविड-19 की भी यही कहानी है। तो संक्रामक बीमारियाँ कम्युनिकेबल डिसीज जो है फैलती हैं इस तरीके से। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होती हैं वो जीवन शैलियों की वजह से प्रभावित होती हैं। तो 2003 से 2004 में हमने राष्ट्रीय संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाए और हमने 3 से 4 में ये कार्यक्रमों को चालू किया। हमने मलेरिया रोधी कार्यक्रम चलाया, हमने फाइलेरिया कंट्रोल कार्यक्रम चलाया, हमने जापानी बुखार को लेकर, हमने डेंगू
स्रावित जो बुखार है, काला ज्वार है, एड्स को लेकर, है ना, हमने एड्स को कई चरणों में हमने 92 से 99 में, फिर 99 से प्रारंभ करके वापस हमने रेड रिबन एक्सप्रेस और कई योजनाओं के माध्यम से हमने इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया। तो जितने भी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, जितने भी विषाणु हैं, एंटीवायरस हैं, जितने भी एंटी फंगल हैं, एंटी आपके क्रमीज़ वगैरह हैं या एंटी जितने भी वायरस हैं, ये सारी चीज़ों से, रोगाणुओं से जो है, ये संक्रमण से जो है बीमारियां होती हैं। और मूलतः इनका जो आप ये कह सकते हैं कि इनकी विधियां क्या हैं, इनके कितने प्रकार हैं। तो हम जो है संक्रामक रोगों को जो है ऊर्जा संरक्षण की विधियों के द्वारा जो है भोजन की मात्रा सही तरीके से लेकर, है ना, या विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करके, है ना, चिकित्सकों की सलाह को मान के जो कोविड-19 में हमने किया, या हम रोग निरोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर जो है कहीं ना कहीं अपने रोग क्षमत्व को या अपने इम्यूनिटी लेवल को जो है बढ़ा सकते हैं। और इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए हमने जो है आसपास हमारे मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, ये हम इनको पनपना न दें, है ना, ये हमको ध्यान रखना है। जितने भी हमारे पानी से ढके बर्तन हैं उनको हम साफ़ करें, जितने भी हमारे नाखून हैं शरीर के उनको साफ़ रखें, छोटे रखें, क्योंकि नाखूनों के माध्यम से चीज़ें फैलती। संतुलित और जो है पोषण युक्त भोजन हम करें, है ना। टीकाकरण सरकार ने अगर कोई संक्रामक बीमारियों के लिए लाया है तो वैक्सीनेशन हम समय पे कराएं। तो यही इसका कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को डेवलप करने का तरीका है। और ये ऊर्जा संरक्षण मेथड के द्वारा, है ना, तीव्र संक्रामक रोगों से हम बचने के लिए विभिन्न प्रकार की रोग निवारक दवाइयों का प्रयोग करके या रोगाणुरोधी दवाइयों का प्रयोग करके हम काफ़ी हद तक जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाल विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को 2 दिसंबर 2013 को जो है चालू किया था। और ये 10 साल होने पर मुझे लगता है पूछ लिया गया है कि जो RK राष्ट्रीय बाल जो है आपके स्वास्थ्य कार्यक्रम एक्चुअली सरकार की योजना थी, इंटीग्रेटेड आपके चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो 1975 में आई थी, जिसको हाल ही में नाम बदलकर अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम सरकार ने कर दिया। और महिला डेवलपमेंट विकास के द्वारा इस पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इसमें एजुकेशन के साथ उनके न्यूट्रिशन और उनको एजुकेशन ट्रेनिंग पर सरकार काम कर रही है। और मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है, इसे 2 दिसंबर 2013 को प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश के समस्त 52 जिलों में। और आंगनबाड़ी से लेकर के स्कूलों में जितने भी 0 से 18 साल के बच्चे थे उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना, उनकी स्वास्थ्य को लेकर टेस्टिंग करना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था। और इसके लिए अनुदान प्राप्त ग्रामीण या शहरी सभी स्कूलों में मोबाइल टीम के माध्यम से उनका परीक्षण किया गया। जितने भी आयुष चिकित्सक थे, है ना, फार्मासिस्ट थे, या तमाम वो लोग थे जो इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे। तो डिफेक्ट ऑफ बर्थ एंड डिफिशियंसी ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिलेज और जो भी डिसेबिलिटीज़ बच्चों के अंदर थी उनको चिन्हित करके दूर करने का प्रयास इस राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में किया गया। मध्य प्रदेश के करीब 313 ब्लॉकों में कार्यक्रम चला। प्रत्येक ब्लॉक में 2 टीमें काम कर रही थी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 521 से ज़्यादा टीमों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लगाया गया था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो 1975 से चल रही थी, जिसका हाल ही में नाम अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम किया गया, जिसके लक्ष्य में बच्चों को मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत बढ़िया खाना देना, 5वीं तक के बच्चों को आजकल 8वीं कर दिया गया है। और इसके लिए एक बिलाल नाची आयोग भी बना था कि खाना पीना बढ़िया हो, उनका न्यूट्रिशन बढ़िया हो। और DRDO और बेसिक नाम के NGO ने मिलकर अभी आहार नाम के कुछ प्रोडक्ट भी लॉन्च किए थे ताकि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में उन बच्चों को बांटा जाए। इसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर 521 टीम कार्यरत की गई थी। अलग से शहरी क्षेत्रों के लिए 120 मोबाइल हेल्थ टीम सरकार ने क्रियान्वित की थी। और मध्य प्रदेश के करीब 120 प्लेसेस पे जो है वो बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो एक माइक्रो प्लान के तहत किया गया था। और हर सोमवार से शनिवार को करीब 100 से 120 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एक सेंटर में किया जाएगा, ऐसा सरकार ने लक्ष्य बनाया था। प्रदेश के करीब 92,230 आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है ये योजना चालू की गई थी। और 1,25,855 के आसपास जितने भी शासकीय अनुदान प्राप्त शासकीय विद्यालय हैं वहाँ पर इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सरकार ने किया था। सरकार का लक्ष्य है कि भाई 0 से 6 साल के जो कुपोषित बच्चे 42% मध्य प्रदेश के अंदर है। और हंगर रिपोर्ट में हमारी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और कुपोषण की वजह से जो हमारा एक प्रकार का जो परिवेश है वो कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी हमारी डिस्टर्ब हो रही है।
और ये कहीं ना कहीं हमारी विषमता पैदा कर रही है। तो इस विषमता को पहले ही रोकने का प्रयास सरकार ने इनिशियली स्टेज पे किया और आंगनवाड़ी जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, ऐसा लक्ष्य किया गया। और पूरे प्रदेश के अंदर 1,62,88,800 बच्चों का मध्य प्रदेश के अंदर परीक्षण किया गया और ये 1,62,00,000 बच्चों में से ये पाया गया कि करीब करीब 1,21,00,000 बच्चे जो हैं उनका परीक्षण ठीक ठाक है और कहीं कोई समस्या नहीं है। बचे हुए बाकी के जो बच्चे थे 11,84,000 के आसपास, उन बच्चों में देखा गया कि कुछ पॉजिटिविटी चीज़ें हैं और उनको सुधारा जा सकता है और करीब करीब 2,23,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको ये देखा गया कि उनका उपचार संभव है और 1,199 बच्चे ऐसे भी मिले इस राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में जिनको शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ी। तो ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने के पीछे सरकार का लक्ष्य है वह यह है कि पूरे प्रदेश के 52 जिलों से होनहार बच्चे तैयार हों, क्योंकि शिक्षा का स्तर इतना बढ़िया उनका रहे कि वो पोषण के साथ इतनी अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त करें कि जो आज का बच्चा कल का भविष्य है, तो मध्य प्रदेश कुपोषित ना हो। और मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदेश में चलाया गया है और ये अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम के तहत सरकार की एक योजना है जिसको यहाँ पर क्रियान्वित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो 1955-56 में जॉन मैकार्थी जैसे विद्वान व्यक्ति के द्वारा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को लाया गया। वैसे भी कृत्रिम का मतलब होता है जो प्राकृतिक ना हो, जो मानव द्वारा निर्मित हो और मनुष्य के मस्तिष्क को इस तरीके से डेवलप किया जाए। आर्टिफिशियल मतलब जो प्राकृतिक ना हो वो कृत्रिम, और बुद्धिमत्ता मतलब एक ऐसा गुण जो किसी इकाई को अपने वातावरण में उचित या दूरदर्शिता के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है, उसको हम इंटेलिजेंसी कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यहाँ पर समझा कि कोई भी मशीन या कोई भी उपकरण जो बुद्धिमत्ता के दायरे में नियोजन, सीखना, प्लानिंग, भाषा, क्रिएटिविटी, लर्निंग, ये सारी चीज़ें कर करके जो है अपने अंदर डेवलप करे। जॉन मैकार्थी का पूरा कॉन्सेप्ट था। तो पूरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हमने डिटेल में डिस्कस किया है और इसमें हमने आपको एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। अभी एक राजीव कुमार कमेटी जो है वो नीति आयोग के दिशा निर्देश में बनी है और वो राजीव कुमार कमेटी पूरे देश के अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर प्रोग्राम भी चला रही है। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई कोर्सेज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड करके लाए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसी से रोबोटिक्स जुड़ा हुआ है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, कई पिक्चरें जो है इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है ना। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है और वो आपके एक वर्चुअल पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर बनाया जाता है और स्ट्रॉन्ग जो होता है उसमें थोड़ा सा पुटअप ज़्यादा होता है। तो अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और इस दिशा में सरकारी प्रयास चल रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी पूरे प्रोजेक्ट हैं इनको आप रोबोट पिक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब जो राष्ट्रीय जो आपके सुदूर संवेदी केंद्र है हैदराबाद में, है ना, ये राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है हैदराबाद में। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। तो इस पर भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हैदराबाद के अंदर ये संस्था है और इस संस्था का जो मूलभूत काम है वो बेसिकली इंडियन रिमोट सेंसिंग पे काम करना है। भारत में एक जो नेशनल स्पेस पॉलिसी आई थी 72 में, उसमें दो चीज़ें थी, एक तो रॉकेट लॉन्च करना, दूसरा सैटेलाइट। तो रॉकेट में भी दो तरीके की चीज़ें थी, एक साउंडिंग रॉकेट और एक लॉन्चिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट वे जो इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर के अंदर का स्टडी कर रहे थे, जैसे रोहिणी 65 जैसे। बाद में जो है वो लॉन्चिंग रॉकेट SLV-3, SLV, GSLV और ये तमाम चीज़ें लाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग, है ना, इनसेट सीरीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप की गई। तो उसी में से एक बड़ी महत्वपूर्ण जो मैंने आपको संस्था बताई वो संस्था है आपकी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। 1974 में ये संस्था हैदराबाद में बनी थी और ये संस्था का जो मुख्य काम है, मुख्य ध्येय है, इस संस्था का जो मुख्य काम है, मुख्य ध्येय है वो इंडियन रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में काम करना है और इंडियन रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र को डेवलप करना इसका प्रमुख ध्येय है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने कर लिया, तमाम चीज़ें आप देखते चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। सौर सेल के सिद्धांत पे कार्य करता है, पूरा का पूरा सौर सेल सिस्टम आपको, है ना, यहाँ पे देखना पड़ेगा सौर सेल सिस्टम किस पे काम करता है। इसके बाद पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल ऊर्जा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रकाश रासायनिक स्मॉग जो है
ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें पोलोनियम 210 होता है। और ये है ना, ये आपके मैं बात कर रहा था राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की हैदराबाद में। ये हैदराबाद में एक सादनगर करके जगह है, वहाँ पर ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आंकड़ों को इकट्ठित करता है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट के डाटा हों, पृथ्वी या जलवायु के डाटा हों, है ना। व्यवसायी और छात्रों को इससे संबंधित ट्रेनिंग देता है। उपग्रह का जो आंकड़ा संग्रहण करने का काम करता है। नागपुर में, अमरावती में, है ना, खड़गपुर में, बेंगलोर में इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं। और तमाम प्रकार के इस प्रकार की चीज़ों को डाटा इकट्ठा करने का काम करता है। 1974 में ये बना है ना। सौर सेल किस सिद्धांत पे काम करता है, हो गया कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन एनर्जी हो गया आपका। स्मॉग बताई दिया आपको। पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं और उनका मूल्यांकन करो। खनिज को प्रभावित करो, खनिज को परिभाषित करो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप इत्मीनान से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है लोह चुंबकत्व, है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोह चुंबकत्व जो है इस पर अपन चर्चा करते हैं कि लोह चुंबकत्व क्या होता है ना। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बड़े क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये, थोड़ा समझ में आ जाएगा आप। ऐसे प्रश्न में पूरे वैसे नंबर में तो आप 3 कॉलम बना के आपके चुंबकत्व टॉपिक से है फॉरमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बता सकते हो। पहले आप लोह चुंबकत्व पर बता दो। ये पदार्थ जो कम शक्तिशाली चुंबक को भी आकर्षित कर देते हैं, कम शक्तिशाली चुंबक है उसको भी आकर्षित कर देते हैं, उनको हम लोह चुंबकत्व कहते हैं। और प्रतिचुंबकी क्या होते हैं, जो आपके कम शक्तिशाली चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं। और अनुचुंबकीय जो हल्का सा भी लग जाता है चुंबक से तो वो चुंबक को जो है प्रभावित कर देते हैं, उनको बोलते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय हल्के से चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय थोड़ी कम शक्तिशाली से होते हैं और लोह चुंबकत्व थोड़ी अधिक शक्तिशाली से होता है। तीनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। जैसे लोह चुंबकत्व में आपका क्या हो गया, लोहा हो गया, निकिल हो गया, इस्पात हो गया। अनुचुंबकत्व में क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया मैग्नीज आपका अनुचुंबकत्व है, प्लेटिनम है आपका, आप अनुचुंबकत्व में प्लेटिनम बोल सकते हो, आपका सोडियम बोल सकते हो। इसके अलावा प्रतिचुंबकीय का एग्जाम्पल आपका प्रतिचुंबकीय में आपका फास्फोरस है, आपकी एयर है, आपका बिस्मिथ है, आपका पारा है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अब जो लोह चुंबकत्व होता है, किसी भी चुंबक को ध्रुवों को लटकाने पर इनके लंबे समय में ये समानांतर हो जाते हैं और ये लंबवत के लंबवत रहते हैं, ये समानांतर नहीं होते। ये बेसिक अंतर लिख देंगे। और जो लोह चुंबकत्व होते हैं ये स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, दोनों से स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। लोह चुंबकत्व से बनाया जा सकते हैं, अनुचुंबकत्व प्रतिचुंबकत्व से नहीं बनाया जा सकता। लोह चुंबकत्व की प्रकृति हमेशा धनात्मक होती है और अधिकतम होती है, और अनुचुंबक की माइनस में होती है, और जो प्रतिचुंबक होता है उसकी भी प्रवृत्ति जो होती है हमेशा ऋणात्मक होती है ना। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद आप बता सकते हो कि इनका जो चुंबकशीलता का मान है वो 1 से अधिक होता है। ये दोनों का मान 1 से क्या होता है, चुंबकशीलता का वो कम होता है। तो ये चुंबकत्व टॉपिक से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेबल बना के आप लिख सकते हो, है ना। वेस्पर्स थ्योरी क्या होती है, ये केमिस्ट्री का बहुत ही डिटेल टॉपिक से क्वेश्चन है। इस सिद्धांत के आधार पर जो है वो उसको समझाना है आपको। मीथेन को, अमोनिया को और पानी को किस तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले वेस्पर थ्योरी क्या है आपको ये लिखना पड़ेगा, तो आपको पके पकाए 5 या 6 नंबर तो इसी पे मिल जाएंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिफ्लेक्शन थ्योरी, अर्थात हिंदी में उसको बोलते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, है ना। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिफ्लेक्शन थ्योरी, है ना। तो इसमें अलग अलग तरीके से जो है संयोजकता को लेकर इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षणता को बताने का प्रयास किया जाता है। और इसमें कुल मिला के हमको इनकी आकृतियाँ बता देनी थी कि भाई जो आपका मीथेन होता है बेसिकली, है ना, पहले तो इसका फुल फॉर्म बता देंगे। फुल फॉर्म बताने पे ही आपको जो है मैंने बताया ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके रिपल्सन्स अर्थात संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो इसमें जो CH4 है, मीथेन है, ये है अमोनिया, इनकी आकृति आपको बतानी थी। तो टेट्रा जो हेड्रियल जो संरचना होती है वो मीथेन की होती है, टेट्राहेड्रियल, है ना। करीब करीब मान के चलिए ये आपका इस तरीके से जो है ये CH3 बनता है, और ये करीब करीब इसकी संरचना बनती है 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास। उसी तरीके से ये तो टेट्राहेड्रियल हो गया। उसके बाद जो आपके मीथेन है, मीथेन जो है ये करीब करीब मान के चलिए आपका ट्रेंगल पायरोमिडल होता है। ट्रेंगल पायरोमिडल होता है। तो ट्रेंगल पायरोमिडल कैसा होता है भैया, ट्रेंगल पायरोमिडल कैसे होता है, मीथेन NH3 कैसे होता है, ट्रेंगल पायरोमिडल होता है
करीब करीब मान के चलिए n होता है, और n ये होता है एकाकी होता है, ये एकाकी होता है। तो ये इस तरीके की आप संरचना यहाँ पर बना देते, ये H और ये H, और इसका ट्रायंगल आप दिखा देते करीब करीब ये 107 डिग्री के आसपास, है ना। तो ये करीब 109 डिग्री के आसपास, 109 डिग्री के समथिंग, 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास, और ये वाला करीब करीब 160 डिग्री के आसपास, है ना। आपके मैंने बता ही दिया आपको, आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है रिपल्सन थ्योरी, है ना। इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, और जो पानी है तो पानी का जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पर बता सकते हैं। ये पानी है, H है, और दुनिया में पानी आपको ऐसे ही मिलेगा H2O, है ना, H2O, ये O है, और ये आपका H2O अणु, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, H2O। तो इसकी जो संरचना है इस तरीके से करीब करीब 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास, है ना, 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास। तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा भाई, देख लेंगे एक बार। तो ये NCERT पढ़ी है आप, NCERT पढ़कर बहुत कुछ अपना कवर किया जा सकता है टॉपिक, है ना। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है ना, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है ना। ये तो चुंबकत्व वाला तो सिद्धांत वाला तो ऐसा क्वेश्चन है भैया कि जिसको थोड़ा भी किसी ने थोड़ा भी अगर अच्छे से पढ़ा है कंसंट्रेट होके, तो उसका तो मान के चलिए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वाला क्वेश्चन आपको बन जाएगा अभी, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे अभी हम, है ना। इसरो वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। अब ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या है बोलता है, और प्रतिरक्षा तंत्र के घटक बताइए बोलता है। तो भाई प्रतिरक्षा तंत्र मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम के पीछे ही बढ़ गया है पूरा, है ना। पूरा कोविड-19 दिख रहा है पेपर के अंदर। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है भैया, जब व्यक्ति के रोगजनक जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए एक प्रकार का इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र सिस्टम। रोगजनक जितने भी वायरस हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी फंगी हैं, जितने भी कवक हैं, है ना। अभी संक्रामक वाली बीमारी वाले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया। तो ये पूरा जो सिस्टम डेवलप हो जाता है, इसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, जहाँ पर हम बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी सिस्टम में डेवलप कर लेते हैं, एंटीबॉडी सिस्टम में हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो हमने भी संक्रामक रोग वाले टॉपिक में भी इस टॉपिक को पढ़ा था। अब ये जन्मजात होते हैं, इनेट इम्यूनिटी होती है, जैसे कुछ लोगों को सीलिया है, त्वचा संबंधित रोग है ना, नेजल हेयर वाली प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को जन्मजात प्रतिरक्षा की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इस प्रकार से जब मनुष्य का जन्म होता है तब से उनको सुरक्षा दी जाती है। तो एक प्रकार की सहज प्रतिरक्षा इनेट इम्यूनिटी होती है ना। इस प्रकार की प्रतिरक्षा हमको बाह्य कारकों से जो है मार्ग में प्रवेश करने से चीज़ों को रोकती है। दूसरी हमारी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे वायरस आ जाते हैं जो अदर प्रकार की बीमारियों को हमारे शरीर में लाने की कोशिश करते हैं, है ना। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम प्रभावित होता है। और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम, तो हमने जो एड्स वाली प्रॉब्लम में आपको बताया। तो आपको ये पूरा जो प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, इसके घटक क्या है, ये सब बताना है। और जन्मजात प्रतिरक्षा के ऊपर पूरा जो है आपको एक निबंध पैटर्न पे जो है अपना आंसर यहाँ पे लिखना है। और बॉडी के अंदर जो मनुष्य में कितने प्रकार की बीमारी होती हैं, है ना, संक्रामक बीमारियां क्या होती हैं, है ना, असंक्रामक कम्युनेबल डिसीज, नॉन कम्युनेबल डिसीज जो आपने बताया था, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें अच्छे से एक एक चीज़ करके पूरा प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम पूरा लिखना है। और पूरे इम्यूनिटी सिस्टम में आपको पूरा बताना है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर बॉडी के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती हैं। ठीक है क्या, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पूरा कोरोना वायरस आपको पूरा पेपर में दिख रहा होगा, कोविड-19, है ना। इसलिए थोड़ा करंट अफेयर से जोड़ करके पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि जो रहेगा चर्चे में और वही आएगा पर्चे में, कुछ अलग चीज़ें आनी नहीं है पर्चे में। इसलिए बिल्कुल काम की चीज़ें पढ़ें, है ना। पूरी आपको पेपर के दौरान ये चीज़ें मिल रही होंगी कि प्रतिरक्षा तंत्र में एक तो आपके आनुवंशिक प्रतिरक्षा की बात हो रही है कि जन्मजात प्रतिरक्षा विधि होती है। हम बचपन से ही जो है रोगाणुओं से बचने का प्रयास करते हैं 4 प्रकार के, है ना। और हमारी जो जन्म के बाद भी हमको कुछ एंटीबॉडी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पूरा इसकी फ्रेमिंग में सबसे पहले प्रतिरक्षा क्या है ना, प्रतिरक्षा में इनेंट इम्यूनिटी क्या होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है, सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, उसके बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, अर्जित इम्यूनिटी जो डेवलप की जाती है वैक्सीनेशन के द्वारा, वो क्या होती है, तीसरी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है,
और उसके बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। तो पूरा का पूरा वो प्रतिरक्षा तंत्र पर अपने को यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस यहाँ पर करना है। इसके बाद ही कंप्यूटर से एक क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम ही, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, कोर्स में है तो आएगा ही आएगा, हेडिंग को देके क्वेश्चन है डायरेक्ट। कार्यालय में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा किए जाते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो। बिना माइक्रोसॉफ्ट के कुछ काम होता ही नहीं। तो MS एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ जो है वो स्प्रेड शीट प्रोग्राम के जितने भी सांख्यिकी डाटा होते हैं, टेबल बुक मेकिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें ना सिर्फ टेबल में फार्मूले को जोड़ा जा सकता है बल्कि आप वर्ड में जा कर के जो पावर पॉइंट में डॉक्यूमेंट्री को भी कहीं ना कहीं शामिल कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग ये लिख सकते हैं। दूसरा, पावर पॉइंट के द्वारा स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुतिकरण आप कर सकते हैं। जितनी भी स्लाइड्स होती हैं, टेक्स्ट ध्वनि है, चलचित्र हैं, एनिमेशन वगैरह को आप जोड़ सकते हैं। प्रेजेंटेशन को अपना बेसिकली कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट आप मजबूत कर सकते हैं। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस मैनेजमेंट के द्वारा ही हम कोविड-19 के दौरान तेज़ी से डाटा अवेलेबल करा रहे थे। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके द्वारा हम डिफरेंट प्रोग्राम के जो बंडल्स होते हैं, उनको लिखित दस्तावेजेस होते हैं, चाहे वो कार्यालय का आवेदन हो, आदेश हो, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है उसके माध्यम से हम ईमेल का संवाद वगैरह भी ऑफिस में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट को लेकर के यहाँ पर है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप थोड़ा लिख दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे आप थोड़ा लिख दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे आप लिख दीजिए, डाटाबेस मैनेजमेंट जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप थोड़ा लिख दीजिए और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे थोड़ा लिख दीजिए। सब पे भी अगर आप थोड़ा लिखते हैं तो आप आराम से 200 वर्ड में पहुँच जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे भाई अपने उससे, है ना, आयुष, है ना, आयुष वाला जो क्वेश्चन है ये वाला देख लेंगे, है ना। फिर अंतरिक्ष कार्यक्रम वाला क्वेश्चन देखते हैं ना। 8th वाले टॉपिक को हमने 2-3 बार पढ़ाई दिया है आपको ना। 8th वाला टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा, माइक्रोसॉफ्ट वाला भी टॉपिक समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो कंप्यूटर को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और सारी चीज़ों को लेकर चलें। तो आयुष के बारे में हमने बता दिया था। भारत के 189 देशों में जो है, जो हमारा सर्वे चल रहा है उसमें 179 नंबर पर है और हमारे यहाँ 10,000 की जनसंख्या पर जो है वो सिर्फ 23 स्वास्थ्य कर्मी है। जबकि हमारा लक्ष्य है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है कहीं ना कहीं 44.5 कर्मचारी रखेंगे, करीब करीब इसको डबल करने की कोशिश हमारी होगी। तो हम स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर करना लक्ष्य रख रहे हैं और हमने आयुष डिपार्टमेंट की स्थापना ही इस उद्देश्य को लेकर की है। तो एलोपैथिक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारा रुझान एलोपैथिक की तरफ हो रहा है। तो हम पूरा एलोपैथिक का कंसेप्ट डिटेल में बताएंगे और हमारे यहाँ जो आयुष पद्धति है, आयुष का पूरा फुल फॉर्म क्या है ना। पारंपरिक एलोपैथिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वदेशी तरीके से होम्योपैथिक यूनानी चिकित्सा, इसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। और हमने आयुष में जो आयुर्वेदिक है, आपका योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनान है, यूनानी चिकित्सा है, आपकी सिद्ध चिकित्सा है, होम्योपैथी है। तो 2003 नवंबर से हमने इसका एक डिपार्टमेंट भी अलग से बनाया हुआ है और 9 नवंबर 2014 को हमने जो है आयुष मंत्रालय को जो है अलग से दर्जा भी दिया हुआ है। और ये आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक सारे क्षेत्रों में जो है काम कर रहा है ना। आयुर्वेदिक के क्षेत्र में काम कर रहा है, आयुर्वेदिक के अलावा जो है योग के क्षेत्र में काम कर रहा है, यूनानी के क्षेत्र में काम कर रहा है, सिद्ध के क्षेत्र में काम कर रहा है, होम्योपैथी के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो 2003 में हमने विभाग बनाया और 2014 में हमने अलग से इसका मंत्रालय बनाया और हम इसको डेवलप कर रहे हैं होम्योपैथिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, है ना। और हाल ही में हमने जो सेवा रिक्पा करके एक चीज़ है उसको भी जो है इसमें शामिल किया है एक विंग के तौर पर। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से काढ़ा पिलाकर आयुष मंत्रालय ने अपनी भूमिका अदा करी। आयुर्वेद, योग, सिद्ध, है ना, और सेवा रूपा, इसको भी हमने भी हाल ही में शामिल किया है, सेवा रूपा, जिसमें आपको जो है ये एक्यूप्रेशर वगैरह जो है किया जाएगा। तो एक्यूप्रेशर को भी अभी हमने ये शामिल किया है, सेवा रिक्पा जिसको बोलते हैं हम, एक्यूप्रेशर। तो आयुष मंत्रालय 2014 में बना, विभाग 3 में बना और इसमें हमने आयुर्वेदिक, योग और यूनानी और आपके सिद्ध शिक्षा और होम्योपैथी के अलावा जो है वो एक्यूप्रेशर को अर्थात सेवा रिक्पा को भी शामिल कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल इसका रहा है। खूब काढ़ा आयुष विभाग ने हमारा पिलाया। और वैसे भी 30% क्षेत्रों में और 70% ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ जो है 700 से 1000 की आबादी पे सिर्फ एक ही डॉक्टर है। और इसमें एलोपैथिक के जो डॉक्टर हैं और आयुष डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हैं, इनको एक बैलेंस करने का कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है।
और आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको पढ़ते समय विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है कि हमको नज़रअंदाज किसी भी चीज़ को नहीं करना है और एक एक चीज़ पर हमको फोकस होकर के यहाँ पर काम करना है, ठीक है। इसके अलावा हम कोविड-19 एड्स पर हमने चर्चा कर ली थी। कोविड-19 जो हमारा फैला था, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 14 दिन के अंदर हमको इलाज कराने की बोली गई थी। हमने बोला गया था कि भाई आप बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ, गंध या स्वाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है वो अपने आप को आइसोलेटेड कर लीजिए और 14 दिन में 7 दिन तो बिल्कुल बाहर मत निकलिए। और कोरोना वायरस की संरचना पूरी आपको समझ में आई थी कि किस तरीके का सिस्टम था उस समय। तो कोविड-19 पर आप अपने सरल शब्दों में जो भी समझे हैं वो लिख सकते हैं, काफ़ी हद तक आपको समझ में आएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की भूमिका, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की हम भूमिका पर चर्चा करते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसरो के द्वारा ये हमारे कार्यक्रम हुए हैं और 15 अगस्त 1969 से इसने काम किया है जब ये बना था। और मानव सेवा को समर्पित यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी रही है। विक्रम साराभाई के समय से लेकर एस सोमनाथ तक 19 अप्रैल को हमने आर्यभट्ट छोड़ा अंतरिक्ष में मजबूती के लिए। SLV-3, SLV, PSLV तक हम चीज़ों को लेकर आया। PSLV हमने मानव सहित यानों को हमने 93 में डेवलप किया। हमने 2008 में चंद्रयान 22 अक्टूबर को PSLV-C11 से छोड़ा। 14 में हमने 5 नवंबर को मिशन फॉर मंगल छोड़ा और जो 24 सितंबर 2014 को पहुंचा PSLV-C25 के द्वारा। इसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर एक इस तरीके का भुवन इसरो की मदद से छोड़ा जो 3D चित्रण भूभाग का ले सकता है। इसके अलावा हमने चंद्रयान 2 2019 में छोड़ा। इसके बाद आप मिशन शक्ति पर बात कर सकते हैं, इसरो के जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम में सामाजिक भूमिका में, कि इसरो और DRDO ने जो विकसित किया भारत का पहला उपग्रह रोधी हथियार। साथ ही साथ 2022 में जो गगनयान अभियान चल रहा है, अर्धमानवीय महिला जो व्योममित्र को भेजा जा रहा है। साथ ही साथ चंद्रयान 3, 4 और 5 पर जो स्मार्ट एनवी प्रोजेक्ट जाया जा रहा है 23, 24, 25 के लिए, गगनयान 2, शुक्रयान, तमाम अभियान जो है कहीं ना कहीं सामाजिक भूमिका को इसरो की तय कर रहे हैं। और हम शून्य से सृजन तक यहाँ तक पहुँचे हैं, इसरो ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर जो नई रणनीति बन रही है उस पर विश्व शक्ति के तौर पर भारत की भूमिका सामने आ रही है। ऊर्जा नीति के सामाजिक राजनीतिक कारक, आप बताइए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हमारे क्या थे, है ना, और हम लंबे समय तक उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अधिक खपत के बाद भी वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। हम बड़े पैमाने पर आज जब ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो हमको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, वाणिज्यिक प्रयोजन का लिए यूज़ करना चाहिए, हालांकि थोड़ा महंगा है। और ऊर्जा के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है कंपैरेटिवली सस्ते हैं। तो हमको ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी दोनों को लेकर के चर्चा करनी है। दोनों का अर्थ बताना है क्या है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कैसे होते हैं, ऊर्जा के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के स्रोत कैसे होते हैं, दोनों की कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर बात करनी कि अधिक खपत किस में होती है, कम खपत किस में होती है, पर्यावरण को लेकर कैसे इको फ्रेंडली हैं दोनों, यूटिलाइजेशन का मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, और जो हमारी राष्ट्रीय ऊर्जा नीति चल रही है तो वो बताना है कि जवाहरलाल नेहरू जो सौर ऊर्जा मिशन 2010 में चालू किया गया, जिसका लक्ष्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और हम लोग नॉन कन्वेंशनल की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी जो ऊर्जा है, आवश्यकताएं आज की डेट में 3.5-4 लाख मेगावाट के बीच में है। भविष्य में ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा तो हमको कोयला का मात्रा धीरे धीरे कम हो रहा है, पानी की मात्रा धीरे धीरे कंज्यूम हो रही है, तो हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसलिए हम इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो 1987 में बनी है उसको हम डेवलप कर रहे हैं। और हम सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि हम अब राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को एक नए संदर्भ में लेने के लिए प्रयास करें। कोलवेट मेथेन का मामला हो, है ना, इसके अलावा सेल एनर्जी को लेकर हो, पीजीओ एनर्जी को लेकर बात कर रहे हो, ओटेक को लेकर बात कर रहे हो, सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को, तरंग ऊर्जा को, डिफरेंट आयाम हम दृष्टिकोणात्मक तरीके से कर रहे हैं। तो ऊर्जा नीति आप यहाँ पे पूरी लिख सकते हैं। बायोलॉजिकल जो जैव विविधता है, जीवों में पाई जाने वाली जो विविधता है उसको हम जैव विविधता कहते हैं। और वॉल्टर जी रोजेन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। एक जेनेटिक होती है, एक पारितंत्रीय होती है, एक प्रजातीय होती है ना, स्वस्थानीय जहाँ पर उनको नेचुरल स्थान पे ही रखा जाता है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राष्ट्रीय अभयारण्य है, संरक्षित वन है। और पर स्थानीय जहाँ पर उनको बॉटनिकल गार्डन या सीड बैंक, जीन बैंक बना करके डेवलप किया जाता है, इन सीटू, एक्स सीटू। और ख़तरा किस तरीके से हो रहा है, तो खतरा इस तरीके से हो रहा है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, वनीकरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वृक्षारोपण को कम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग का जो समय चल रहा है, और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की जो समस्या आ रही है,
इससे समस्या है। इसलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, काम्पा में, कंपोस्ट सेंट्री अल्फा टेंशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और 33% पेड़ों की मात्रा पूरे भारत में होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय वन आयोग रिपोर्ट आई है 2019 में, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पेड़ है एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज नॉर्थ ईस्ट में, वहीं पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में पेड़ों की मात्रा कम हुई। तो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, हॉट स्पॉट्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, होप स्पॉट को डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके लिए रिड्यूसिंग इमिशन डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन जैसे प्रोग्राम, रिड्यूसिंग इमिशन डिग्रेडेशन डबल प्लस प्रोग्राम, रिड्यूसिंग इमिग्रेशन डिग्रेडेशन डिप्रेशन ट्रिपल प्लस प्रोग्राम सरकार चला रही है। 70 लाख हेक्टेयर में पेड़ पौधे लगाने की सरकार की योजना है। तो जैव विविधता के खतरों को लेकर के हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया और मृदा निर्माण की प्रक्रिया के प्रभावित करने वाले कारक, तो आप मृदा को थोड़ा यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मृदा के जितने प्रकार हैं और कैसे मृदा का निर्माण होता है, ये अपन क्ले से, स्ट्रे से, स्टैंड से, और ये पूरी प्रोसेस आपको ज्योग्राफी में हमने बताई भी है, डिस्कस किया है, ठीक है। और भी अपन इसको देख लेंगे अच्छे से। तो लगभग ये पेपर था आपके पास। हम ये ज़रूर कहेंगे कि पेपर अपने आप में टफ है, आपको अब बुनियादी स्तर पर अच्छे से और गंभीरता से पढ़ने की ज़रूरत है। जीएस पेपर 3 में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते थे अगर आपकी थोड़ी रणनीति उस तरीके से रहती तो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जो भी है ठीक ठाक है मामला। और आप इसको ज़रूर करें और पढ़ते रहें, समझते रहें। इस पूरे पेपर में आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे 9584928252 पे प्रश्न का फ़ोटो खींच के उससे संबंधित डाउट को आप मैसेज में लिख के मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। देखते रहिए, सुनते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम अपने अगली पेपर के डिस्कशन में मिलेंगे। और पूरा साइंस टेक पेपर आपको पूरी यूनिट 1 से यूनिट 10 पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो हमारे लाइव कोर्सेज़ के लिए, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए, हमारे ऑफलाइन कोर्सेज़ के लिए हमारे दिए गए नंबरों पे हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे संस्थान में आके हमसे मिल सकते हैं। और हमने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं लगभग हमारी किताबों से, जो हमारी साइंस टेक की किताब है, हमारी जनरल साइंस की किताब है और हमारी पर्यावरण पारिस्थितिकी की किताब है और एनर्जी की किताब है, चारों किताबों से लगभग 75 से 80% हमारा नोट्स डायरेक्ट कवर हुआ है। चाहे तो आप हमारी बुक्स मंगा सकते हैं, हमारे क्लास नोट्स से भी मैक्सिमम चीज़ें कवर हुई हैं, है ना। महत्वपूर्ण है बेसिक अपने मजबूत करना, कॉन्सेप्ट के साथ लेखन शैली पर ध्यान देना, और सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स के सिंपल मेथड के सवाल आप सॉल्व कर रहे हो, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, या फिर एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, एडवांस ज्योग्राफी वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, हेल्थ से रिलेटेड आयुष डिपार्टमेंट और विभिन्न प्रकार के जो वैक्सीनेशन इम्यूनिटी प्रोग्राम से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तो ज़रूर उसको डिटेल में पढ़ें। 3 नंबर में, 5 नंबर में, 11 नंबर में शब्द सीमा को ध्यान में रखकर 10 शब्द, 50 शब्दों और 200 शब्दों में लिख कर ज़रूर देखें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और 19 जून के लिए आप लगातार लगे रहिए, मेहनत करिए। अभी भी आपका 31 दिन मई का और 19 दिन जून का बाकी है। 50 दिन में आप रणनीतिक स्ट्रैटेजिक तैयारी करके एमपी के मैक्सिमम पोर्शन पर ध्यान दें। एमपी हिस्ट्री, एमपी ज्योग्राफी, एमपी पॉलिटी इकोनॉमी 35 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। यूनिट 7 साइंस टेक और यूनिट 9 आईटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा लगभग। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बहुत विशेष तौर पर पढ़ें। इसके अलावा आयोग और करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स को अच्छे से देख कर जाएँ। 12 से 15 प्रश्न यहाँ से रहेगा। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इकोनॉमी निश्चित तौर पर यहाँ से भी 8-8, 10-10 क्वेश्चन रहने की संभावना है, ठीक है। तो लगे रहिए, मेहनत करिए और एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेट तरीके से बेसिक्स को डेवलप करके कॉन्सेप्ट के साथ, एप्लीकेशन में फॉर्मेशन के साथ डिटेल में पढ़िए और लिख कर देखें, स्मरण कर पढ़ें और एकाग्रता के साथ याद करते हुए चलते चलें, ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं हो। और रफ्तार भले आपकी जो भी हो, दिशा सही होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।